वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 091। एंटरटेनमेंट दिल्ली एक मनोरंजन समाचार शो था जो मशहूर हस्तियों और हॉलीवुड से जुड़ी हर खबर के बारे में हास्यपूर्ण तरीके से बात करता था। यह शो हॉलीवुड में हो रही हर बड़ी घोषणा की गपशप को कवर करेगा। किसके पति किसके साथ सोए हैं, किस अभिनेता ने अपने सह कलाकार के साथ बीफ किया था, या कौन सा रैपर किस सेलेब पर एक डिस ट्रैक जारी कर रहा था। शो में सचमुच सब कुछ शामिल था और जिस तरह से समाचार प्रस्तुत किया गया था उसके लिए बहुत सारे दैनिक दर्शक थे। यह अमेरिका में एक टीवी नेटवर्क कॉमेडी केबल पर उच्चतम रेटेड शो में से एक था। तो नवीनतम समाचार में प्रसिद्ध रैपर कारियो ईस्ट ने खराब तलाक से गुजरने के बाद अंत में एक पूंजी एच के साथ अपना नाम बदलकर जाहिर करने का फैसला किया है, उन कारणों का हवाला देते हुए कि उन्हें यह पसंद नहीं आया कि लोग उनके नाम का उच्चारण कैसे करते हैं, इसलिए उसने अपना नाम कुछ ऐसा बदल लिया जिसे वास्तव में उच्चारित नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि वह एक उल्लेखनीय मंगल प्रेमी द्वारा अपने बच्चे को दिए गए नाम से बहुत प्रेरित है। इस जोक पर फीमेल होस्ट के सामने बैठी ऑडिशन में हंसी छूट गई। रैपर्स और ज्यादातर सेलेब्स अपने जीवन में कुछ अजीब चीजें करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह वास्तव में शिखर था। अब दूसरी खबर पर, आज हमारे पास कवर करने के लिए बहुत कुछ है। एक प्रसिद्ध गायक के फोन पर ब्रेकअप से लेकर आरोन हॉट का एक तांडव के बीच में पकड़ा जाना जो उनके ऑस्कर के सपने को भी समाप्त कर सकता है। खबर देते वक्त महिला होस्ट अचानक रुक गई क्योंकि उसके ईयरपीस पर अचानक एक संदेश आया। उसने झटके से अपनी पलकें झपकाई और कमरे के दूसरी ओर रखे टेलीप्रॉम्प्टर को देखा। उस पर कुछ चौंकाने वाले शब्द लिखे हुए थे। मुझे खेद है लेकिन हमें अपने दैनिक खंड को बीच में ही रोकना होगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समाचार आ रहे हैं, उसने तुरंत कहा। खबर सुनकर उसका चेहरा कुछ सख्त हो गया। उसके दर्शकों ने भी उसके अजीब व्यवहार को देखा और माहौल को बदलते हुए महसूस किया। उसकी आवाज में मजाक का लहजा नहीं था और वह उतनी ही गंभीर थी जितनी वह हो सकती थी। कुछ घंटे पहले न्यूयॉर्क में एक घटना घटी जहां एक एनीमे सम्मेलन चल रहा था। वहां परफॉर्म कर रहे ड्रीमर्स नाम के बैंड के एक सदस्य पर स्टेज पर हमला किया गया। यह सुनकर कुछ दर्शक सदमे में आ गए। बैंड के गायक और लोकप्रिय इंडी गायक जिन्होंने हाल ही में एक पुरस्कार जीता, एडन सिल्वरेयर, हमलावर पर कूद गए और मंच से गिर गए। दोनों को घसीटते हुए अस्पताल ले जाया गया है। कोई और रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोगों ने इंटरनेट पर इसके बारे में वीडियो पोस्ट किए हैं और यह इस समय वायरल हो रहा है। उसने एक गहरी सांस ली क्योंकि दर्शकों में से कुछ लोगों ने इसकी पुष्टि करने के लिए समाचार खोजने के लिए अपने फोन निकाले। जब गायक मंच पर प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो ऐसी घटनाएं दुर्लभ नहीं होती हैं क्योंकि कई बार प्रशंसक अपने पसंदीदा गायकों के करीब जाने के लिए सुरक्षा भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पहली बार हो रहा है। जैसे ही हमें इस खबर के बारे में और जानकारी मिलेगी हम आपको सूचित करेंगे। तारांकन मनोरंजन कार्यक्रम की तरह बहुत सारे अन्य मीडिया आउटलेट्स और यहां तक समाचार चैनलों को भी इस घटना की खबर मिल रही थी क्योंकि दर्शकों में मौजूद लोगों द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही थी। कुछ वीडियो और तस्वीरों को हजारों रीट्वीट भी मिल रहे थे। यहाँ तक कुछ सेलिब्रिटीज को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने इसके बारे में ट्वीट किया। विशेष रूप से स्पैरो पर #एनामेकन, #एडन सिल्वरे और #अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। इसे लेकर कई लोग ट्वीट कर रहे थे, मुझे एक पॉपकॉर्न की तरह पॉप करें। गायक पर किसी तरह के हमले के बारे में मैं यह क्या सुन रहा हूँ। बेनामी, क्या किसी और ने वीडियो देखा? मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि वह लड़का सुरक्षित है और उसे कुछ नहीं होता है। आजकल तरह तरह के दीवाने घूम रहे हैं। गूगल, मेरा विचार था, मुझे वास्तव में आशा है कि एडन सुरक्षित है। किसी ने मैट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया और इसे कुछ ही घंटों में 10 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। एडन ने अपने बैंडमेट को काफी हद तक बचाया, वरना कौन जाने क्या होता। असुर देव, क्या किसी को कुछ पता है कि उसके बाद क्या हुआ? मैंने सुना है कि एडन अस्पताल में है, लेकिन क्या उसकी चोटों या उसके होश में आने की कोई खबर है? अस्वीकृत स्नातक प्रतियोगी, वो कमबख्त लड़का कौन था? कमीने ने सचमुच हर जगह कैमरों से किसी की हत्या करने की कोशिश की। क्या वह सिर्फ पागल है या कोई पृष्ठभूमि है? बोर अंकल, मैंने ड्रीमर्स के बारे में कभी नहीं सुना, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने उन पर हमला करने की कोशिश की। इस प्रकार के आयोजनों में सुरक्षा बहुत ढीली होती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत अधिक होती है। एडन की पत्नी, नहीं, प्लीज कोई मुझे बताए कि वीडियो फेक है। क्या वह ठीक है? हाय भगवान, मैं बहुत चिंतित हूँ। स्मैशर, मैं इवेंट में था और मुझ पर विश्वास करो, प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वह पागल कमबख्त कमीने कहीं से भी निकल गया। गायक ने जल्दी से उससे निपट लिया या वह हजारों के सामने दिन के उजाले में किसी को छुरा घोंपने वाला था। ग्रेवी लवर @स्मैशर, उसके बाद क्या हुआ? क्या एडन ठीक है? स्मैशर, मैं वास्तव में नहीं कह सकता। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हमलावर और एडन दोनों बेहोश मिले। जब एम्बुलेंस आई और पुलिस को बुलाया गया तो उसका एक बैंडमेट रो रहा था। यह काफी डरावना दृश्य था क्योंकि लोग इधर उधर भाग रहे थे। स्काईनेव्स, मुझे वास्तव में आशा है कि एडन ठीक है। मैं वास्तव में वर्तमान में बहुत चिंतित हूँ। तस्वीरों में से एक में उनके कपड़ों पर खून दिखा।
यंग फ्रूट स्माइली, हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं। आशा करते हैं कि उनकी स्थिति के बारे में कुछ आधिकारिक रिपोर्ट जल्द ही जारी की जाएगी। तारांकन 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 पापा, जल्दी बाहर आ जाओ, समाचार देखें। एडन की चचेरी बहन लिसा सिल्वरियर ने अंकल सैम के कार्यालय का दरवाजा खोला और चिल्लाए। उसकी आंखों में चिंता और भय के निशान साफ आ रहे थे। क्या हुआ लिसा? ऐसा लगता है जैसे आपने अपने पति को एक पट्टी में पाया। पिताजी, यह एडन के बारे में है, आओ समाचार देखें। जैसे ही लिसा ने अपने पिता को टोका, वह जल्दी से समझ गया कि कुछ गंभीर चल रहा है। काफी समय हो गया है उसने अपनी बेटी को इस तरह देखे हुए। उसका पूरा चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण रो देगी। अंकल सैम जल्दी से उसके साथ बाहर चले गए और उन्होंने देखा कि बहुत सारे ग्राहक टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। शाम का समाचार चल रहा था और एक समाचार एंकर एक घटना का वर्णन कर रहा था। अभी कुछ समय पहले हमें पता चला कि एक इंडी गायक एडन सिल्वेरे पर उनके एक शो में हमला किया गया था। वह और उसका हमलावर दोनों मंच से गिर गए और उन्हें काफी चोटें आई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया था और पुलिस को भी बुलाया गया था। वे फिलहाल घटनास्थल की जांच कर रहे हैं, न्यूज एंकर ने कहा। और अंकल सैम सदमे में होंफने लगे। टीवी स्क्रीन पर इंटरनेट पर वायरल हो रहा एक वीडियो चल रहा था। प्रदर्शन की शूटिंग कर रहे दर्शकों में से एक ने इसे शूट किया था। वीडियो की शुरुआत एडन ने अपने प्रदर्शन को खत्म करने के साथ की और अगले ही पल में उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कोई व्यक्ति हाथ में पॉकेट चाकू लेकर मंच की ओर भाग रहा है। पलक झपकते ही उन्होंने उस शख्स से हाथापाई कर दी और दोनों स्टेज से गिर पड़े। जब लोग चिल्लाने लगे और भागने लगे तो वीडियो खत्म हो गया। एडन, जब वीडियो समाप्त हो गया तो अंकल सैम के चेहरे पर चिंता लिखी हुई थी। एडन की हालत के बारे में सोचते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ घंटे पहले ही उनसे बात हुई थी और अब वह अस्पताल में है। पिताजी, हमें अस्पताल जाना चाहिए। लिसा उसकी ओर मुड़ी और उसे उसकी समाधि से बाहर निकाला। हाँ चलो जल्दी चलते हैं। मंच पर कोई कैसे आया? क्या सुरक्षा सो रही थी? वेड चिल्लाया क्योंकि उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने एनीमकॉन में अपना शो आयोजित किया था। वह निमेरोल का कर्मचारी था जिसे एमिली ने ज़ोबी कॉस्प्लेयर कहा था। वे वर्तमान में उस अस्पताल में थे जहां एडन भर्ती था। बहुत सारे लोग वेड और कर्मचारी को देख रहे थे क्योंकि वे लॉबी में खड़े थे, लेकिन पूर्व ने लोगों की निगाहों की परवाह नहीं की। मैं सुरक्षा का प्रभारी व्यक्ति नहीं था और यहाँ तक वे भी नहीं जानते कि कैसे वह आदमी मंच पर आने के लिए सुरक्षा भंग करने में सक्षम था। मुझे माफ करें। माफ करना, आप कह रहे हैं कि जब कोई अस्पताल के बिस्तर पर है, अगर उसे कुछ हुआ तो क्या आप या आपकी कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं? वेड ने गुस्से में कर्मचारी का कॉलर पकड़ लिया। उसके अधीन कलाकार गंभीर खतरे में था क्योंकि सुरक्षा आलसी थी। वह इसे कैसे स्वीकार करेगा? मैं कर सकता हूँ, बस माफी मांगता हूँ। मुझे नुकसान पहुँचाने से कुछ नहीं बदलेगा। पुलिस हमलावर की पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश कर रही है। कर्मचारी बुदबुदाया। उसका चेहरा डर से तमतमा उठा। वेड के चेहरे पर गुस्से के भाव देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि वह आदमी उन्हें मुक्का मारने से नहीं हिचकिचाएगा। वह अभी भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तुम मूर्ख चोदो, ध्यान से सुनो और मैं अपने शब्दों को छोटा नहीं कर रहा हूँ। यह एक चेतावनी है। अगर एडन को कुछ होता है तो मैं आपके और आपकी कंपनी के पीछे कानूनी और अवैध रूप से आऊंगा। कर्मचारी उन शब्दों को सुनकर गदगद हो गया और अपना सिर हिला दिया। वेड ने अपने कॉलर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कर्मचारी तेजी से भाग गया। अकेले खड़े होकर वेड ने एक सिगरेट निकाली और दीवार पर टिक गए। सिगरेट सुलगाते हुए उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए एक धुआं निकाला, अपने दाहिनी ओर धूम्रपान न करने की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए। लानत है, वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। अध्याय 092। मैं कहाँ हूँ? एडन ने सोचा जैसे उसने खुद को एक बहुत ही अंधेरी जगह में पाया। जैसे ही उसने अपनी आंखें झपकाई, दुनिया काली और सफेद में बदल गई। दृष्टि धुंधली होने के कारण वह कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। यह ऐसा था जैसे वह किसी तरह की धूमिल दुनिया में था। उसके दिमाग में कई आवाजें थीं, लेकिन वह उन्हें साफ साफ नहीं सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर लगातार एक चट्टान से गिर रहा हो। यह ऐसा था जैसे वह एक बुरे सपने के बीच में था। समय की कोई अवधारणा नहीं थी और वह नहीं जानता था कि वह जीवित है या नहीं। यह सब बहुत ही अजीब और अवर्णनीय अनुभव था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं जागना चाहता हूँ लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। एडन ने सोचा और उसकी याद में आखिरी बात याद करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धुंधली महसूस हुई और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। केवल एक चीज जो उसे याद थी वह थी एनीमेकॉन में प्रदर्शन करना और एक व्यक्ति की ओर दौड़ना। उसके बाद कुछ याद नहीं रहा और उसे लगा जैसे वह कहीं फंसा हुआ है। अचानक उसके सामने की श्वेत शाम दुनिया बदल गई और उसने खुद को एक अपार्टमेंट में पाया। यह उसका अपार्टमेंट था जिसमें वह अभी भी रहता था, लेकिन उसके सामने का मंजर महीनों पहले का था। यही वह दिन है जब मुझे अपना सिस्टम मिला।
किसी तरह वह खुद को अतीत में देख रहा था, जैसे उसका मस्तिष्क किसी स्मृति को दोहरा रहा हो। उसने खुद को एक ऐसे बल्ब को ठीक करने की कोशिश करते देखा जो काम नहीं कर रहा था और कहीं से भी बिजली का झटका लग गया, जिससे वह नीचे गिर गया। जब वे जागे तो उनका सिस्टम उनके सामने था। एडन को यही याद था। लेकिन सीन खत्म नहीं हुआ। उसने देखा कि अचानक कहीं से एक सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही है। क्योंकि वह नीचे गिर गया था, प्रकाश उसके शरीर में प्रवेश करने से पहले 1 मिनट तक उसके चारों ओर मंडराता रहा। किसी तरह वह जानता था कि यह उसकी प्रणाली थी। रुको, मैं बिजली के झटके की वजह से अपना सिस्टम नहीं समझ पाया। जैसे ही एडन ने सोचा, उसकी दृष्टि फिर से बदल गई, लेकिन इस बार तेज थी। अगले 5 मिनट के लिए उन्होंने अगले कुछ महीनों में अपने सिस्टम के बारे में चिंता करते हुए और दुनिया में वास्तव में महाशक्तियां थी या नहीं, इसके दृश्यों को देखा। उन दिनों एडन बहुत सारे षड्यंत्र सिद्धांतों के बारे में सोचता था और सोचता था कि एक काला आदमी जिसकी आंखों पर पट्टी है, वह जल्द ही कहीं से भी प्रकट होगा और उसे बताएगा कि दुनिया एक झूठ है और सुपरह्यूमन और जादूगर जैसी चीजें वास्तविक थी। फिर एक्स स्टार आया और उसने ऑडिशन पास कर लिया। अपने कौशल में हर रोज बेहतर होता जा रहा था, एलिमिनेट हो गए और फिर अपनी पहली फिल्म से डेब्यू किया। इसे किनारे से देखने पर यह सब बहुत खास लग रहा था। यह ऐसा था जैसे उसकी याददाश्त पिछले साल उसके साथ हुई हर एक बात को दोहरा रही थी। यह कब समाप्त होगा? जैसे ही उसने सोचा, उसने खुद को काले और सफेद दुनिया में वापस पाया। उसके दिमाग में आवाजें लौट आई और इस बार वह उन्हें साफ साफ सुन पा रहा था। आप हॉलीवुड में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको थिएटर में लीड रोल भी नहीं मिल सकता। अगर तुम अमेरिका जाओगे तो वे तुम पर हंसेंगे। यह उनके एक मित्र की आवाज थी जो उनके अमेरिका जाने के खिलाफ था। एडन, हर किसी में स्टार बनने का टैलेंट नहीं होता। आप एक आम आदमी के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन आपको इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और बस एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहिए। समय समाप्त हो जाता है और इससे पहले कि आप इसे जाने, आपके मित्र कारों में ड्राइव कर रहे होंगे। वह उनके हाई स्कूल के शिक्षक की आवाज थी। मैंने अपने जीवन में जितने भी अभिनेता देखे हैं, उनमें आप सबसे खराब अभिनेता हैं। मेरा विश्वास करो बच्चे, हॉलीवुड छोड़ो और कहीं वेटर की नौकरी कर लो। यह तुम पर बहुत अच्छा लगता है। यह एक ऐसे निर्देशक की आवाज थी जिसने संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्हें ठुकरा दिया था। एडन ने उन सभी आवाजों को लगातार अपने सिर में सुना और वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया। काफी देर के बाद आवाजें आखिरकार बंद हो गईं और उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांसें ली। भाड़ में जाओ, मैं कहाँ हूँ? यदि यह एक दुस्वप्न है तो मैं वास्तव में अभी जागना चाहता हूँ, उसने सोचा और तभी उसे अपने सामने एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एडन ने उस व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया जो अचानक कहीं से प्रकट हुआ था। वह लगभग एडन जितना लंबा था और लंबे बिखरे बालों के साथ दाढ़ी वाला चेहरा था। उसकी दृष्टि अभी भी धुंधली थी, लेकिन वह उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने में सक्षम था। अपने लक्ष्य को मत भूलना, अब जाओ, तुम काफी सोच चुके हो। इससे पहले कि एडन कुछ कह पाता, उस आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखने से पहले कहा, यह तब था जब दुनिया खाली हो गई थी। जब उसने दोबारा आंख खोली तो वह अस्पताल के एक कमरे में था। तारांकन, आप लगभग 3 दिनों के लिए बाहर थे। आपकी चोटें ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम सब बहुत तनाव में थे। डॉक्टरों ने कहा कि आपके सिर पर जोर से चोट लगी है और शायद यही कारण है कि आपको होश नहीं आया है, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो आपके सिर पर कोई बड़ी चोट नहीं थी। अंकल सैम ने एडन को बिस्तर पर बैठे हुए देखकर समझाया। बेड उसके बगल में खड़ा था, बस आइडेन को घूर रहा था। उसके होश में आने के बाद एक डॉक्टर ने जल्दी से उसकी जांच की और पाया कि वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था। जब उसे पता चला कि वह जाग गया है तो उसके दोस्त और परिवार वाले तुरंत आ गए। उसके बाद डॉक्टर यह कहकर चले गए कि वह उन्हें कुछ समय अकेले रहने देंगे। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैक्सन ने पूछा। उनके अलावा एमिली और कैमरून भी खड़े थे। थोड़ा चक्कर आ रहा है, लेकिन बेहतर। मेरा कंधा हिलाना मुश्किल है। एडन ने अपने कंधे पर नजर डाली जो बंधा हुआ था। ऐसा लगता है कि जमीन पर गिरते समय उसे वही छुरा घोंपा गया हो और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका काफी खून बह चुका हो। डॉक्टर ने कहा कि इसे सामान्य होने में कुछ सप्ताह लगेंगे। आपको कुछ दिन और अस्पताल में रहने की जरूरत है। अंकल सैम ने हल्की मुस्कान के साथ आह भरी। वह खुश था कि आइडेन आखिरकार जाग गया। एडन, आई एम सॉरी, यह सब मेरी वजह से हुआ। अचानक एमिली उसकी ओर बढ़ी। एडन ने देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए थे, जैसे वह कई दिनों से सोई नहीं हो। एडन के अस्पताल पहुंचने के बाद एमिली ने खुद को दोषी ठहराया था, क्योंकि काले बालों वाला लड़का मूल रूप से उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। एडन ने उसकी रक्षा की थी, लेकिन खुद घायल हो गया था। यह तुम्हारी गलती नहीं है। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता मेरे पैर चल रहे थे और अगर मैंने उसे नहीं पकड़ा होता तो कुछ और बुरा होता। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास। एमिली ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया और वह उसकी आंखों में आंसू देख सकती थी। वह वास्तव में डरी हुई थी कि कहीं वह किसी की मौत का कारण न बन जाए।
मैं अभी भी जीवित हूँ, है ना? जब मैं ठीक हूँ तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, एडन ने कहा, और फिर अचानक कुछ याद आया। उस आदमी का क्या हुआ जिसने तुम पर हमला करने की कोशिश की? काले बालों वाला लड़का। यह कैमरन थे जिन्होंने इस बार उत्तर दिया। काले बालों वाले लड़के के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर गुस्से और गुस्से के निशान थे। उसका नाम रिक मोबियस है और उसकी चोटें आपसे बहुत कम थी। कल वह पहले से ठीक थे और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमें उनसे जो पता चला, उसके पास स्काईग्राम मॉडल को नुकसान पहुंचाने का इतिहास है जिसे वह फॉलो करता है। वो वास्तव में जमानत पर बाहर था और उसके खिलाफ पहले से ही अदालती मामले चल रहे थे। ऐसा लगता है कि उसने इस बार अच्छे के लिए किया है। हालांकि कैमरन ने यह नहीं कहा। रिक को ऑनलाइन बहुत नफरत मिल रही थी और लोग पहले से ही उसे एक मनोरोगी के रूप में लेबल कर रहे थे। यहाँ तक पुलिस ने भी कहा है कि उसे कुछ मानसिक परेशानी हो सकती है और वह इस मामले में मनोवैज्ञानिक की मदद लेगी। मैं बस खुश हूँ कि मैं जीवित हूँ, एडन ने बुदबुदाया, और अगले कुछ मिनटों तक उन्होंने बस अन्य चीजों के बारे में बात की, जैसे कि उसकी मां अमेरिका आने के बारे में सोच भी रही थी और कैसे वे पिछले 3 दिनों से लगातार अस्पताल में थे। वेड ने रिक मोबियस को घूंसा मारने की भी कोशिश की जब उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। थोड़ी देर बाद एडन को अचानक अपने कार्यक्रम के बारे में याद आया। एनिमकॉन के बाद भी उनके पास यहाँ और वहाँ कुछ शो थे। वे समय के साथ और भी बढ़ते जा रहे थे क्योंकि क्रांति अधिक से अधिक प्रसिद्ध हो रही थी। शेड्यूल रद्द हो गया क्योंकि मैं अस्पताल में था ना? एडन ने अपने बैंडमेट्स को देखते हुए पूछा। जाहिर है उन्होंने किया, और ऐसा नहीं लगता कि हम कोई और शो कर पाएंगे क्योंकि आप कुछ समय के लिए अस्पताल में रहेंगे। हाँ, यह अफसोस की बात है कि क्रांति हर दिन अधिक से अधिक लोकप्रिय हो रही है। एनिमे रोल वर्तमान में कॉल से भर गया है। एमिली की बातें सुनकर एडन ने अपनी भौहें उठाई। एनिमे रोल कॉल से भर गया था, इसका क्या मतलब है? वे कॉल से क्यों भर गए हैं? एहसास की भावना हर किसी के चेहरे पर आ गई क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि एडन को नहीं पता था कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जैक्सन ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। एडन, हमारे प्रदर्शन का वीडियो और आप रिक को मंच से धक्का दे रहे हैं वायरल हो गया। अधिकांश प्रमुख समाचार मीडिया ने इसे कवर किया और इसने इसे और अधिक फैलाया। इसलिए मैट्यूब पर रेवोल्यूशन पहले ही 80 मिलियन व्यूज पार कर चुका है। बहुत से लोग आपकी स्थिति के बारे में पूछने के लिए एनिमे रोल को फोन कर रहे हैं। क्या? एडन ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति की। हाँ, और हम संगीत चार्ट पर नंबर 1 हैं। हमने इमेजिन जायंट्स के गाने नेचुरल हैबिट्स को मात दी है। जैसा कि उसने सुना, उसने अनजाने में अपने सिस्टम को खोल दिया और सूचनाओं से भर गया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 093। आपका गाना क्रांति वायरल हो गया है। यह आपका दूसरा गाना है जो वायरल हो गया है। बधाई हो, अब आप एक प्रमाणित वायरल सनसनी है। क्रांति आपका दूसरा गीत है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। आपने एक महान उपलब्धि हासिल की है। यह पहली बार है जब आपका गीत संगीत चार्ट के शीर्ष पर पहुंचा है। बहुत अनुभव से सम्मानित किया गया है। आप इंटरमीडिएट ग्रेड 1 से इंटरमीडिएट ग्रेड 2 में आगे बढ़ चुके हैं। आप इंटरमीडिएट ग्रेड 3 में प्रवेश करने के करीब हैं। भारी मात्रा में अनुभव के लिए धन्यवाद। पुरस्कार दिए गए हैं। आपका कौशल रचना स्तर 6 से स्तर 7 तक बढ़ गया है। आपका गीतात्मक लेखन कौशल स्तर 5 से बढ़कर स्तर 6 हो गया है। गिटार की आपकी वाद्य निपुणता स्तर 5 से बढ़कर स्तर 6 हो गई है। अब आप अपने बढ़े हुए कौशल के साथ बेहतर गाने बना सकते हैं। कौशल को फिर से स्तरित करने के लिए बड़ी मात्रा में अनुभव की आवश्यकता होगी। आप अमेरिकी संगीत उद्योग में अपना नाम बनाने की राह पर हैं। जैसा कि उसने सिस्टम की सभी सूचनाओं को पढ़ा, एडन मुश्किल से खुद को मुस्कुराहट से रोकने में कामयाब रहा। उनके हुनर चहुमुखी निखार आ गया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्रांति को अचानक इतने सारे व्यूज मिलेंगे। पहले तो उन्हें नहीं पता था कि यह अचानक से वायरल हो जाएगा। आपने कहा कि यह वीडियो के कारण वायरल हो गया। एडन ने अपना सिस्टम बंद करने के बाद पूछा। वह यह नहीं भूला था कि वह अभी अस्पताल के कमरे में है और बहुत से लोग यहाँ हैं। हाँ, वेड ने जवाब दिया। पिछले 3 दिनों में सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया के बारे में सोचते हुए एमिली की जान बचाने की कोशिश करने के लिए कई लोग आपको हीरो कह रहे हैं। आपकी प्रतिष्ठा इससे बेहतर नहीं हो सकती। आपकी वजह से बहुत सारे लोग क्रांति के बारे में जान रहे हैं और इसे स्ट्रीम कर रहे हैं। साल के अंत तक केवल मैट्यूब पर इसे 200 मिलियन से अधिक बार देखा जा सकता है। यह थोड़ी विडंबना है कि मुझे एक बड़ी प्रतिष्ठा पाने के लिए छुरा घोंपना पड़ा। एडन उस पर हंसे। कम से कम इससे कुछ अच्छा निकला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक हुई इस घटना से उसका इतना ध्यान खींचा जाएगा। यह वास्तव में अप्रत्याशित था, लेकिन एडन बहुत अच्छी तरह से जानता था कि जीवन कभी कभी बहुत यादृच्छिक होता है और अब ध्यान उस पर और क्रांति पर था। इसका उपयोग करना सबसे अच्छा होगा। अगर इतने सारे लोग क्रांति सुन रहे हैं तो शो और इवेंट्स के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे होंगे। उन्होंने वेड से पूछा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया।
हाँ, बहुत सारे प्रस्ताव हैं, मैं उनमें से कुछ के माध्यम से चला गया और वे पैसे और लोकप्रियता दोनों में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एनिमेरोल इस समय स्पष्ट कारणों से उन्हें अस्वीकार कर रहा है। हाँ, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि वे तब तक ठीक हैं जब तक आप अस्पताल से बाहर नहीं आ जाते। अंकल सैम ने जोड़ा। एडन ने सिर हिलाया और एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। वह अभी भी कुछ समय के लिए अस्पताल में रहेगा और उनकी नज़र में शो में शामिल नहीं होना उनके लिए अच्छा नहीं था। लोगों को गाने में दिलचस्पी थी क्योंकि घटना अभी ताज़ा थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे आगे बढ़ जाते थे। इंटरनेट पर कुछ भी लंबे समय तक ट्रेंडिंग नहीं रहता है। मुझे लगता है कि हमें अभी भी कुछ शो मिलना चाहिए। उसने अचानक कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा। वेड ने उन्हें बिस्तर से बांधने के लिए भी तैयार देखा अगर उन्होंने यह कहने की कोशिश की कि वह इस हालत में गाने जा रहे हैं। आप इस स्थिति में नहीं गा सकते, आइडेन, हास्यास्पद मत बनो। अंकल सैम भौहें चढ़ाए और बुदबुदाए, लेकिन एडन ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं गाऊंगा, मैंने अभी कहा कि बैंड को शो में भाग लेना चाहिए, वे मेरे बिना ठीक हैं। क्या? जैक्सन ने आवाज उठाए और असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आप सभी अपने गाने पर परफॉर्म करने के लिए काफी अच्छे हैं, वे वैसे भी पृष्ठभूमि में रिकॉर्डिंग चला रहे होंगे। गायक कौन होगा? कैमरून। एडन ने कैमरून पर नजर डाली, जिसने अचानक सारा ध्यान उस पर महसूस किया। यह मेरा गाना नहीं है आइडेन, यह तुम्हारा है, यह बैंड का गाना है, आप इसका हिस्सा हैं और केवल आप ही इसे कर सकते हैं। एमिली सब वोकल हो सकती हैं, इसके बारे में सोचो, हम अभी ट्रेन कर रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम एक हफ्ते में ट्रेन कर रहे होंगे। अंत में मैं इस जगह से बाहर निकलते ही बैंड में शामिल हो जाऊंगा। एडन के शब्दों ने निश्चित रूप से कैमरून को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वह चुप हो गया था। यहाँ तक वेड और उनके अंकल को भी लगा कि उनकी बातें गलत नहीं है। ये दोनों जानते थे कि सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर कल कोई प्रसिद्ध हस्ती गर्भवती हो जाती है तो वह क्रांति या ड्रीमर्स के बारे में किसी भी बात को लात मारते हुए खबरों में बनी रहती थी, क्योंकि ज्यादातर लोग केवल एक ट्रेंडिंग या वायरल विषय के बारे में बात करते थे। ठीक है, मैं करूंगा, वह कैमरन का अंतिम उत्तर था और एडन यह सुनकर मुस्कुराया। तारांकन तारांकन तारांकन। बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने आइडेन के विषय को कवर किया और कैसे वह अपने एक बैंडमेट को एक हमले से बचाने के लिए घायल हो गया। इसे कवर करने वाली पत्रिकाओं में से एक रिकॉर्ड थी, जो एक लोकप्रिय संगीत पत्रिका थी। उन्होंने इससे पहले पिछले साल अपने एक अंक के दौरान एडन को कवर किया था जब लोनली रिलीज हुई थी। हालांकि उन्होंने पूरे लेख में ज्यादातर ग्रे पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इस बार उन्होंने एडन पर एक्सक्लूसिव लिखा है। एडन सिल्वराय, एक नायक, एक वास्तविक सितारा या सिर्फ एक और भाग्यशाली वायरल सनसनी, ग्रेटर दैन। पिछले साल के मुद्दों में से एक में हमने एडन सिल्वेरी को कवर किया, एक गायक जो एक रियलिटी टीवी शो में एक प्रतियोगी होने से ग्रे के साथ एक गीत में फीचर करने के लिए गया था और अब पिछले साल एक पुरस्कार के साथ समाप्त होने के बाद उसने अगला शुरू किया था, एक छुरा घोंपकर और अपने बैंड और अपने अकेले को बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करके, जिसके वे पूरी तरह से हकदार थे। यह सोचना बहुत मुश्किल है कि एक धोखेबाज बैंड जो सिर्फ एक गाने के लिए बनाया गया था, चार्ट में इमेजिन जायंट्स के एक गाने को पीछे छोड़ देगा। शायद यह पहली और आखिरी बार हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता भी कैसे है। यदि कोई सोशल मीडिया पर है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने एडन के अपने दोस्त को बचाने के लिए एक मनोरोगी से निपटने का वीडियो नहीं देखा है। वीडियो ने उन्हें बहुत सारे प्रशंसक दिए थे और कई लोग अभी भी उन्हें हीरो कह रहे हैं। लेकिन क्या यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध बैंडों में से एक से आगे निकलने के लिए पर्याप्त है? नहीं, यह तब तक नहीं है जब तक गीत स्वयं बहुत अच्छा ना हो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रिवॉल्यूशन शीर्ष 50 नए एकल चार्ट में एक दिन से अधिक समय तक शीर्ष पर बना रहता अगर यह सिर्फ एक वायरल सनसनी होती। बात यह है कि गाना पहले से ही एनीम दर्शकों द्वारा बहुत प्रचारित किया जा रहा था, क्योंकि यह वर्तमान में चल रहे सबसे प्रसिद्ध एनीम में से एक का अंग्रेजी शीर्षक ट्रैक है। लेकिन एडन जिस घटना में शामिल था उसने गाने को आवश्यक धक्का दिया जिसने इसे इतना सनसनी बना दिया। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि एडन खुद एक महान गायक और गीतकार हैं, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह उनका प्रभाव केवल एक सीमित स्थान पर है। बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते हैं, अधिक से अधिक उन्होंने उसे इधर उधर देखा होगा, लेकिन उसके संगीत का बहुत पालन नहीं करेंगे। यह वास्तव में एक इंडी संगीतकार का भाग्य है, लेकिन समय के बाद आइडेन ने साबित कर दिया था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर या अनजाने में अपने संगीत को दर्शकों तक पहुंचाने का रास्ता खोज लेगा। क्रांति के साथ भी यही हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की घटना की वजह से गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। यह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ रेटेड और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला अंग्रेजी एनीमे टाइटल ट्रैक है और इसके साथ एनिमरोल ने निश्चित रूप से अपने आलोचकों को जवाब दिया है। यह एक आश्चर्य बनाता है, क्या वह इस तरह की चीजें बार बार कर पाएगा और आखिरकार मुख्यधारा का दरवाजा तोड़ देगा? यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हर बार अपने गाने को वायरल करने के लिए वह हर बार छुरा नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास पर्याप्त प्रतिभा और बहुत सारी नवीनता थी। आखिरकार कभी किसी ने सिर्फ एक गाने के लिए बैंड नहीं बनाया था।
जब हमने अटैक फॉर फ्रीडम के कार्यकारी निर्माता स्टीफन ग्रेग से बात की, तो उन्होंने हमें बताया, हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब हमें सूचित किया गया कि आइडेन ने एक बैंड बनाया था क्योंकि उन्हें लगा कि गीत एक बैंड के लिए अधिक उपयुक्त है। आर्थिक रूप से यह एक बहुत ही अजीब फैसला था क्योंकि इसका मतलब उसके लिए कम आय होगा, लेकिन वह सिर्फ अपने गाने से सर्वश्रेष्ठ पाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह वाक्य यह समझने के लिए पर्याप्त है कि एडन सिल्वरे कम से कम एक गायक नहीं है जो धन के पीछे है, लेकिन कोई है जो सिर्फ अच्छे गाने बनाना चाहता है और इसे सबसे अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना चाहता है। इस युग में यह एक दुर्लभ गुण है और शायद यह इस तथ्य से उपजा है कि वह स्वयं अपने सभी गीतों के संगीतकार हैं, लेकिन यह एक संगीत प्रेमी को आशा देता है कि उनके गीत उन्हें निराश नहीं करेंगे। अब लेख के समापन के लिए कहना सुरक्षित है कि एडन केवल एक और वायरल सनसनी नहीं है, वह निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक है, लेकिन यह तो समय ही बताएगा कि वह खुद को एक स्टार के रूप में साबित करने जा रहे हैं या किसी भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में। जैसे जैसे किस्मत साथ देगी, वैसे वैसे इसका जवाब हमें देर सवेर पता चल ही जाएगा। लेकिन इस समय यह कहना बहुत सुरक्षित है कि अब तक आइडेन ने अपने छोटे से करियर में गलत पैर नहीं रखा था और वास्तव में खुद के लिए एक नाम बनाया था, चाहे वह वर्तमान में कितना भी छोटा क्यों न हो। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 094। अगले हफ्ते के लिए एडन बस अस्पताल में रहा, कभी कभार इधर उधर टहलता रहा और ज्यादातर समय इंटरनेट पर बस चेक करता रहा या उपन्यास पढ़ता रहा। आमतौर पर अस्पताल में रहना काफी उबाऊ होता, लेकिन हर रोज वह अपने प्रवास के दौरान किसी स्टार से कम महसूस नहीं करते थे। अस्पताल में ज्यादातर सभी ने उनका वायरल वीडियो देखा था, उन्होंने उन्हें एक स्टार की तरह ट्रीट किया और उन्होंने कई ऑटोग्राफ भी साइन किए। कई नर्सों ने उन पर प्रहार करने की भी कोशिश की और एडन झूठ नहीं बोल रहा था अगर उसने कहा कि उसने अपनी छोटी छुट्टी का भरपूर आनंद लिया, लेकिन जैसे ही यह समाप्त हुआ और वह फिर से मंच पर खड़े होने के लिए स्वस्थ हो गए, वे ड्रीमर्स के शो के अंतिम दौर में शामिल हो गए। गायक के रूप में कैमरन अच्छा कर रहे थे, लेकिन जब लोगों ने एडन को मंच पर देखा तो वे पागल हो गए और उन्होंने अपने अधिकांश शो हाउसफुल को समाप्त कर दिए। रिवॉल्यूशन ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और एनीमे के लिए बहुत अच्छा प्रचार किया था और जैसे ही यह प्रसारण शुरू हुआ, एनीमे रोल सभी रेटिंग्स को तोड़ने की उम्मीद कर रहा था। मैथ्यू पर रिवॉल्यूशन ने 110 मिलियन व्यूज पार कर लिए। स्ट्रीमिंग नंबर क्या है? एनीमे रोल के पीआर विभाग की एक महिला कर्मचारी ने कहा वह अटैक फॉर फ्रीडम पर काम करने वालों में से एक थी। ज्यादा काम करने के कारण वह कुछ थकी सी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक पतली सी मुस्कान थी। स्टीफन ने अटैक फॉर फ्रीडम पर काम करने वाले सभी लोगों को एक बड़ा बोनस देने का वादा किया था अगर एनीमे एक बड़ी हिट है। सभी अनुमानों से यह एक बड़ी हिट से अधिक होने वाली थी। मेलोडी पर 102 मिलियन स्ट्रीम। अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं में भी बहुत सारे दृश्य हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से ऊपर न देखते हुए उत्तर दिया। इस तरह ड्रीमर्स शायद पूरे अमेरिका या शायद दुनिया में सबसे अच्छे रूकी बैंड है। यह अफसोस की बात है कि वे असली बैंड नहीं है। आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे टूट रहे हैं, भूरे बालों वाले दूसरे लड़के ने कहा। वास्तव में ऑनलाइन बहुत से लोग नहीं चाहते कि वे टूट जाएं और एक पूर्ण एल्बम चाहते हैं। इससे पहले कि वे इसे जाने, कर्मचारियों ने ड्रीमर्स और क्रांति के इर्द गिर्द चर्चा शुरू कर दी। वे 1 महीने से अधिक समय से ऑनलाइन उनके बारे में विचारों की निगरानी और नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें निवेश किया गया था। एनीमे रोल के कुछ कर्मचारी बैंड के बड़े प्रशंसक भी बन गए थे। अगर वे वर्तमान में एक एल्बम जारी करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि यह एक बड़ी हिट होगी। वे इसके लिए नहीं जाने के लिए मूर्ख हैं। कर्मचारियों में से एक ने अपनी जीभ क्लिक करते हुए अपनी राय व्यक्त की। उनकी बस अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हैं। दरअसल मैंने उनके एजेंट को यह कहते हुए सुना कि बहुत सारे रिकॉर्ड लेबल ने उनमें दिलचस्पी दिखाई है, कुछ बड़े भी, लेकिन सदस्य किसी बैंड में काम नहीं करना चाहते। क्या बैंड में कोई दरार है? एक लड़की ने पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर देखा जो उससे पहले बोला था। नहीं, जैक्सन पहले से ही साइको मीडिया के साथ है। उन्होंने बस उसे इस बार काम करने दिया, लेकिन वह जल्द या बाद में उनके बैंड में से एक में डेब्यू करने जा रहा है। वे वास्तव में भाग्यशाली थे कि उन्हें क्रांति के साथ बहुत अधिक ध्यान मिला। एमिली के लिए वह कोरिया और कैमरून वापस जा रही है। मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वह रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन अप कर सकता है या स्वतंत्र संगीत बना सकता है। आइडेन के बारे में क्या? वह उनमें से सबसे प्रसिद्ध है। लड़की ने वह सवाल पूछा जो सबके मन में था। एडन ड्रीमर्स का केंद्र था और लोगों को उसके कारण ही बैंड के बारे में पता चला था। गायन के अलावा उनका पहले से ही एक अभिनय करियर है। मुझे पूरा यकीन है कि गायन उनके लिए गौण है क्योंकि उनका एजेंट मुख्य रूप से अभिनेताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। क्या वह उस फिल्म में नहीं थे जो मार्च में रिलीज होगी? मैं इसका नाम भूल गया। ब्लैक संत है ना? एक कर्मचारी ने कहा और दूसरों ने सिर हिलाया। यह अफवाह थी कि ट्रेलर जल्द ही आने वाला था और फिल्म मार्च के अंत में रिलीज होगी। क्या वह उसके बाद कुछ और परियोजनाओं पर हस्ताक्षर कर रहा था? मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। इन दिनों वह सिर्फ शो कर रहा है। क्या मुझे शक है कि उसके पास ऑडिशन के लिए कोई समय है? वह प्रसिद्ध है, उन्हें बिना खोजे कुछ प्रस्ताव मिल सकते हैं।
केवल अगर यह एक संगीत के लिए एक प्रस्ताव है, वह वर्तमान में हॉलीवुड में कुछ भी नहीं है। इसी तरह कर्मचारियों ने क्रांति के बाद आइडेन की अगली परियोजना की संभावना पर चर्चा की। उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था और वे केवल अनुमान लगा सकते थे कि वह एक नई फिल्म या काम या किसी अन्य गीत में हो सकते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन, मैंने आप सभी के साथ प्रदर्शन करते हुए अपने समय का पूरा आनंद लिया। सबके लिए धन्यवाद, एमिली ने कहा। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू के साथ उसके बैंडमेट्स को देख रही थी। फिर उसने आइडेन पर नजर डाली। विशेष रूप से आप एडेन, मुझे ड्रीमर्स की बहुत याद आएगी। वे वर्तमान में हवाई अड्डे के बाहर एमिली को अलविदा कहने के लिए थे, जो कोरिया जाने वाली थी। कुछ ही घंटों में जैक्सन और कैमरून दोनों भी जाने वाले थे। जैक्सन लॉस एंजल्स में साइको मीडिया कार्यालय लौट रहा था और कैमरन सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले अपने दादा से मिलने जा रहा था। उनके बैंड के कार्यकर्ता आखिरकार समाप्त हो गए हैं और अलग होने का समय आ गया है। ऐसा नहीं है कि हम फिर कभी एक साथ प्रदर्शन नहीं करेंगे। गाने पर काम करने के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। एडन ने एमिली को गले लगाते हुए कहा। उन्होंने बैंड को अच्छे के लिए भंग नहीं करने का फैसला किया है, क्योंकि ड्रीमर्स ने अपने लिए बहुत सारे प्रशंसक बना लिए हैं। जैक्सन ने इसके लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया था और इसके पहले से ही 258 के सब्सक्रिप्शन है। रिवॉल्यूशन के आधिकारिक संगीत वीडियो को एनीमे रोल यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया गया था और इस खाते में केवल उनके शो के कुछ पृष्ठभूमि स्निपेट और वीडियो थे। यह देखते हुए यह महत्वपूर्ण था। अंतिम परिणाम कभी कभी एक साथ संगीत बनाना या भविष्य में कुछ परियोजनाओं में सहयोग करना था। इस तरह वे सभी अपने व्यक्तिगत करियर पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे और सपने देखने वाले पृष्ठभूमि में रहेंगे। मैं आप सभी को फिर से देखने की उम्मीद करता हूं। अपना ध्यान रखना, एमिली ने कहा और हवाई अड्डे में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद जैक्सन भी चला गया, क्योंकि उसकी उड़ान एमिली के ठीक बाद थी। अगर आप सभी लॉस एंजल्स में हैं तो मुझे कॉल करें। आपके करियर के लिए शुभकामनाएं और किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कॉल करें। यह कहकर जैक्सन चला गया और अब केवल कैमरन और एडन एक दूसरे के अलावा खड़े रह गए थे। वेट कार में था, किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेज रहा था जिसे वह वास्तव में पसंद नहीं करता था। कम से कम एडन को उसके हाव भाव से तो यही मिला। तो क्या आप थोड़ी देर के लिए सैन फ्रांसिस्को में रहेंगे? एडन ने माहौल को अजीब न बनने देने की कोशिश करते हुए पूछा। आमतौर पर कैमरन ज्यादा बात करने वालों में से नहीं थे। हाँ, मैं कुछ समय उनके साथ रहूंगा। एक गाने पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चाचा का एक छोटा रिकॉर्ड लेबल है और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं इससे सहमत होने के बारे में सोच रहा हूँ। यह कुछ खबर है। मैंने सोचा था कि आपको जंजीरों में जकड़ा जाना पसंद नहीं है। कैमरून ने उसे यही बताया था जब उसने पूछा था कि उसने राहेल जैसे रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन आउट क्यों नहीं किया। मैं अभी भी नहीं जानता, लेकिन मेरे विचार थोड़ा बदल गए हैं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं यह सोचता रहूंगा कि मैं अपने दम पर सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। मुझे उन कनेक्शनों का उपयोग करने की आवश्यकता है जो मेरे पास है। यह सच है। ऐसा लगता है कि आप भी जल्द ही मुख्यधारा में आ जाएंगे। बस धूम्रपान बंद करो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम थोड़े हिट हो जाओगे। कैमरन ने उस पर कुछ नहीं कहा और एडन ने चुपके से अपने सिस्टम को देखा और पाया कि वह पहले ही इंटरमीडिएट ग्रेड 3 में प्रवेश कर चुका है। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कैमरून की सीमा तोड़ कौशल से थोड़ी जलन महसूस कर रहा था। मेरे आसपास इतने सारे मुख्य पात्र क्यों हैं? जैक्सन के पास बहुत अधिक भाग्य है और कैमरून के पास कौशल जैसा एनीमे नायक है। जैसा कि उसने सोचा था, कैमरून ने अचानक अपना मुंह खोला। वास्तव में मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता था, एडन ने उस पर भौहें चढ़ाई। क्यों? आपने मुझे क्रांति पर काम करने का मौका दिया। लॉस एंजल्स में मैं एक प्रतियोगिता में हार के कारण हर दिन अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा था। जब मैंने आपको हारने के बाद कड़ी मेहनत करते देखा तो मुझे वास्तव में ऐसा लगा जैसे मैं पीछे रह गया हूँ। इसके लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि मैं अब एक बेहतर संगीतकार बनूंगा। कैमरून ने मुस्कुराते हुए कहा, जो एडन जानता था कि यह बहुत दुर्लभ चीज है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एडन ने मुस्कुराते हुए उसे हिलाया। मैंने आपको फोन किया क्योंकि मुझे लगा कि आप इसके लिए एकदम सही होंगे। आपने मेरी अनुपस्थिति में भी पूरा बैंड संभाला। आप आगे जो भी करने जा रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। आपको जानकर यह कुछ आसान नहीं होगा। इसके बाद कैमरन और उन्होंने अपनी उड़ान के समय से पहले अपनी भविष्य की योजनाओं और करियर के बारे में थोड़ी और बात की। जाते समय कैमरन ने उनसे कहा कि जब भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो उन्हें बुला लेना, क्योंकि उनके परिवार का अभी भी हॉलीवुड में बहुत प्रभाव है। एडन को लगा कि साथ काम करने के कारण वह सभी के अच्छे दोस्त बन गए हैं, खासकर कैमरून के। हालांकि वह नहीं जानता था कि भविष्य में उसकी दोस्ती किस तरह उसकी मदद करेगी। ऐसा लगता है कि मैं आखिरकार अब थोड़ा मुक्त हूँ, एडन कार में बैठते ही वेड ने कहा। मैं गायकों और बैंड को संभालने वाले प्रबंधकों के दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ। यह एक अभिनेता की तुलना में कहीं अधिक थकाऊ है। मेरे एक मित्र एक किशोर लड़कों के बैंड के प्रबंधक हुआ करते थे और उन्होंने ठीक ही कहा था कि यह 4 बच्चों को कहीं से भी लाने और उनकी देखभाल करने जैसा है।
आपको अभी भी मेरे गायन के शेड्यूल को संभालने की आवश्यकता है, इसलिए आप इससे पूरी तरह मुक्त नहीं होंगे, एडन ने कहा और वेड ने मायूसी से अपना सिर हिलाया। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड। अध्याय 095। जैसा कि एडन क्रांति को बढ़ावा देने के लिए शो कर रहे थे, बहुत सारे लोग व्यस्त थे। ये लोग उनके फैन क्लब थे जो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाने का प्रचार कर रहे थे और उनसे जुड़ी हर जानकारी पर चर्चा कर रहे थे। पिछले एक महीने में उनका फैन क्लब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। वे वर्ष की शुरुआत में लगभग 2500 के आसपास थे, लेकिन मार्च की शुरुआत में उन्हें 10 के से अधिक सदस्य मिल गए हैं। जाहिर तौर पर ऐसा एडन के वायरल हुए वीडियोज की वजह से हुआ है। आमतौर पर वायरल गाने के कारण केवल कुछ ही लोग एक गायक का अनुसरण करते हैं, क्योंकि एक गीत बहुत मायने नहीं रखता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गायक के अन्य गाने खराब हो सकते थे या जो वायरल हो गए थे उससे पूरी तरह अलग थे। लोग गायक से ज्यादा गाने पर ध्यान देंगे। उसके कारण होल्ड ऑन मी के वायरल होने के बावजूद एडन को केवल कुछ 100 प्रशंसक मिले, लेकिन अब उन्हें अचानक कुछ हजार मिल गए। इसकी वजह यह थी कि कितने लोगों ने सोचा कि वह एक हीरो थे। एक वीडियो ने जरूर उनके फैनबेस के लिए बहुत कुछ किया है, यह एक त्वरित बढ़ावा था, लेकिन जैसा कि उनका प्रशंसक आधार बहुत बढ़ गया है, इसे भी संभालने की जरूरत है। इसलिए फैनबेस के नेता स्काईनेव्स ने कुछ सदस्यों को भत्ते दिए जो लंबे समय से फैनबेस में थे और समूह को नियंत्रित करने के लिए उन्हें मॉडरेटर बना दिया। एडन की पत्नी मूनिंग फ्रोडो, अप्रैल ऑन रूफ, चैट पुतिन और हॉलीवुड इनसाइडर जैसे खाते ये मॉडरेटर बने। अप्रैल ऑन रूफ, क्या कोई कल रात ड्रीमर्स शो में गया था? अनिमेरोल ने अगले शो का कोई शेड्यूल जारी नहीं किया था, इसलिए लोग कह रहे हैं कि यह उनका आखिरी शो हो सकता है और इसके साथ ही बैंड बंद हो जाएगा। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं परीक्षा के कारण नहीं जा सका। कप्तान बानी, मैं और मेरा जहाज कल रात शो में थे, यह किंवदंती थी, इसके लिए प्रतीक्षा करें। डरी स्टेन द मैन, आपका क्या मतलब है कि वे भंग कर रहे हैं? मैंने सोचा था कि एडन एक बैंड से संबंधित था और अंत में उनकी पहली हिट थी। हरमियोन स्ट्रेंजर, स्टैन द मैन, आइडेन को सिर्फ एक गाने के लिए बैंड मिला। वे शुरू से ही एक बैंड नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वे ऐसे ही अलग हो जाएंगे। अगर उन्होंने किया भी तो वे निश्चित रूप से लौटेंगे। बहुत सारे एनीमे प्रशंसक चाहते हैं कि वे अधिक अंग्रेजी टाइटल ट्रैक गाएं। पाका का यौवन, तो एडन के लिए आगे क्या है? वह फिर से अकेला जाने वाला है। ग्रुप में जैसे ही सवाल पूछा गया, लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि उनका अगला प्लान क्या हो सकता है। फैन ग्रुप के लोग अच्छी तरह जानते थे कि एडन सिग्मा मेल ग्राइंडसेट के कितने फैन हैं। वह बिना रुके एक चीज से दूसरी चीज पर चला जाता था। स्काईनेव्स, मुझे लगता है कि ब्लैक सैंड्स अगली रिलीज होगी, ऐसे में हम उन्हें कुछ प्रमोशन के दौरान देख सकते हैं। ट्रेलर कल रिलीज होगा, इसलिए मैं उसकी एक झलक पाने के लिए उत्साहित हूँ। आपका पसंदीदा लेखक कौन है? मुझे नहीं लगता कि हमें एक झलक मिलेगी। फिल्म में कई प्रमुख कलाकार हैं और उनका नाम कलाकारों में काफी नीचे लिखा गया है। मैं अपनी उम्मीदों को कम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वह बेतरतीब लड़का होगा जो खलनायकों में से एक मजे के लिए मार डालेगा। तो डूम, मुझे लगता है कि इस बिंदु पर उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वह फिल्म में एक अच्छा लड़का है जो मृदुभाषी है और मुख्य चरित्र की मदद करता है। हॉलीवुड इनसाइडर, क्या होगा अगर वह खलनायक है? जिज्ञासु, जैसे ही यह सवाल गिरा, चैट कर रहे कुछ लोग हंसे बिना नहीं रह सके। उनकी नजरों में यह एक बेतुका सवाल था, क्योंकि एडन की छवि जितनी साफ हो सकती थी उतनी ही साफ थी। इस बिंदु पर लोग फिल्म में उस अच्छे व्यक्ति के अलावा कुछ और होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने साक्षात्कारों में भी वह एक अच्छे आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में सामने आया था, जो अपने कौशल से हॉलीवुड में जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। और जैसा कि उनके पास कभी कोई घोटाला नहीं था, उनकी छवि वास्तव में अच्छी थी। हालांकि उनके पास कभी कोई स्कैंडल नहीं था, क्योंकि वह लंबे समय से सिंगल थे और अब तक कोई पापराजी उनके आसपास नहीं घूमा था। एडन की पत्नी, मैं वास्तव में उन्हें खलनायक के रूप में कल्पना नहीं कर सकता। उसके पास वह उपस्थिति या कुछ भी नहीं है। वो मिलने वाले सभी लोगों के लिए बस अच्छा होने की अधिक संभावना है। जेके फाउलिंग, भले ही एडन एक खलनायक की तरह काम करता है, वह हो सकता है जो सिर्फ एक खलनायक की तरह काम कर रहा हो और नायक की रक्षा कर रहा हो। ओह रुको, मेरी किताब के लिए यह एक अच्छा विचार है। डार्थ फादर, अगर एडन फिल्म में खलनायक के रूप में सामने आता है तो मैं गंजा हो जाऊंगा। मेकर्स इसे वर्तमान में कैसी छवि के साथ जोखिम में नहीं डालेंगे, खासकर अगर फिल्म में उनकी भावपूर्ण भूमिका है। भले ही वह खलनायक की भूमिका निभाएं, लोग उनसे नहीं डरेंगे। हॉलीवुड इनसाइडर @dartfader, आइए इसके बारे में देखें। शर्त तारांकन तारांकन तारांकन, ये मेरे लिए प्रशंसक पत्र है। एडन सदमे और आश्चर्य में बुदबुदाया जब उसने अपने सामने पत्रों के ढेर को देखा। मेज पर कम से कम 15 पत्र थे। हाँ, जब आप अस्पताल में थे तब बहुत से लोगों ने आपको पत्र भेजे थे। मैंने उन सभी को एकत्र किया, बस आपको पहले देना भूल गया। वेड ने उसके सामने बैठते हुए कहा। वे वर्तमान में एडन के अपार्टमेंट में बैठे थे, काम और अन्य चीजों के बारे में बात कर रहे थे।
मैंने सोचा था कि आजकल लोग स्पैरो या स्काईग्राम पर ईमेल या सिर्फ एक संदेश भेजते हैं। एडन ने धीरे से एक पत्र उठाते हुए पूछा। इसे आयशा ह्यूजेस नाम के किसी व्यक्ति ने लिखा था। ऐसा लगता है जैसे वह उनकी एक किशोर प्रशंसक थी। अधिकांश करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी प्रशंसक पत्र भेजने के पारंपरिक तरीके को पसंद करते हैं। उनके तैयार होने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि अधिकांश सेलेब्स इन दिनों उन्हें पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। मैंने जिस पिछले व्यक्ति के साथ काम किया था वह ऐसा ही था। वेड ने वाक्य के अंत में अपनी जीभ पर क्लिक किया और एडन ने सिर्फ प्रशंसक पत्र पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे वह रोमांचित था। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि एक फैन उन्हें खत लिख रहा था। उसने उन्हें वापस लिखने का भी फैसला किया। वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। वैसे भी आइडेंट मैं शेड्यूल से आगे बढ़ना चाहता था और अगले महीने में हमें जो काम करना था वह करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि आपके लिए घरों को स्थानांतरित करना और शायद एक कार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने अब तक बहुत अच्छी कमाई की है। विशेष रूप से क्रांति ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। वेड ने बात करना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि एडन उन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके प्रशंसक पत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। त्योरियां चढ़ाते हुए उसने अपने हाथ से पत्र ले लिया और आइडेन ने उसे देखा। मुझे पढ़ने दो, पहले मेरी बात सुनो बच्चे, मैं कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। वेड ने आह भरी, फिर अपार्टमेंट के चारों ओर नजर डाली। आपको घर बदलने की जरूरत है। जैसे जैसे आप लोकप्रिय हो रहे हैं यह स्थान असुरक्षित होता जा रहा है। ब्लैक सैंड्स रिलीज से पहले बदलना बेहतर है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस फिल्म के बाद पपराजी आपकी जगह पर आ जाएंगे। एडन यह सुनकर गंभीर हो गया और उसने अपना सिर हिला दिया। वास्तव में मैं भी इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि वैलेरी ने मुझे बताया कि कुछ पत्रकार मेरे बारे में पड़ोसियों से पूछ रहे थे। हाँ, और ऐसा नहीं है कि तुम अच्छा नहीं कमाते। आपने जो 2 भूमिकाएं की उनसे आपको काफी अच्छी आमदनी हुई और आपने अपने गानों से बहुत अधिक कमाई की। आपके पास ZXO की एंडोर्समेंट डील भी है। पूरा यकीन है कि वे आपकी छवि देखकर आपको और सौदे देने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है, एडन ने बस कहा। पिछले आधे साल में उसकी आय वास्तव में बहुत बढ़ गई थी और अब वह बहुत सी चीजें वहन कर सकता था जो वह पहले नहीं कर पाता था। क्या आप किसी रियल एस्टेट एजेंट को जानते हैं? हाँ, मैं करता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा सौदा दिला दूंगा। ऐसी जगह पर रहना बेहतर है जो सुरक्षित हो। कुछ पपराजी इतने पागल हैं कि लोगों के घरों में घुस जाते हैं। ओह हाँ, एक कार ले लो और कुछ अच्छे कपड़े भी। आप कैसे दिखते हैं, इसके लिए हमें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मेरे पास ऐसे कपड़े हैं जो मुझे ZXO से मिले थे। ऐसा नहीं चलेगा, आपको और कपड़े और बेहतर चाहिए। यहाँ तक अगर आपकी खिंचाई भी हो जाती है तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप अजीब मुद्रा नहीं दे रहे हैं या खराब नहीं दिख रहे हैं। लोग कितना भी कहें कि लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उम्मीद करते हैं कि सेलेब्स अच्छे दिखें। आधी लड़कियां उसके लिए पुरुष सेलेब्स को फॉलो करती हैं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप सीढ़ियों से नीचे गिरने पर भी अच्छे दिखें। वेड जो कह रहे थे उससे एडन सहमत थे, क्योंकि कई सेलेब्स के पास इन सभी चीजों के लिए पूरी टीम होती है, जैसा कि उसके पास नहीं था। उसे खुद सावधान रहने की जरूरत थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सब इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने चुपचाप सोचा, यदि छुरा घोंपने की घटना के लिए नहीं तो उन्हें यकीन था कि पपराजी और पत्रकारों को उनका पीछा करने के लिए पर्याप्त दिलचस्पी लेने में लंबा समय लगेगा। ठीक है, मैं वह सब करवा दूंगा। हालांकि मेरे पास यहाँ बहुत सी चीजें हैं, इसलिए हमें कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा, चिंता मत करो, वेड ने जोड़ने से पहले कहा। और मैंने ग्रेनाइट फिल्मों में कुछ लोगों से बात की, वे आपको प्रमोशन या किसी भी चीज पर नहीं ले जा रहे हैं। एडन ने यह सुनकर गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने सोचा था कि ग्रेनाइट फिल्म्स फिल्म को बढ़ावा देने के लिए अपनी वर्तमान लोकप्रियता का उपयोग करने की कोशिश करेगी। क्या उन्होंने कोई कारण बताया? हाँ, यह वास्तव में है क्योंकि वे चाहते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले आपके चरित्र को गुप्त रखा जाए। इसलिए वे नहीं चाहते कि आप कोई साक्षात्कार करें। वे दर्शकों को झटका देना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि वे आपसे एक नकारात्मक चरित्र के रूप में आने की उम्मीद नहीं करेंगे। जब वेड ने कहा कि एडन ने निराश महसूस करना बंद कर दिया, क्योंकि यह एक वास्तविक कारण था और कथानक में काय का चरित्र कितना महत्वपूर्ण था, इसके कारण एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति थी। अचानक वेड मुस्कुराया और जोड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाया था। वर्सेटाइल सुपरस्टार राइज इन हॉलीवुड अध्याय 096। वर्तमान में स्पैरो में कुछ भी दिलचस्प नहीं चल रहा है। शेल्डन प्राइस ने फोन से सिर उठाया और सामने बैठे लोगों की तरफ देखा। वह इस समय अपने कॉलेज की ओर जा रही बस में सवार था। बस में उसे तरह तरह के लोग दिखाई दे रहे थे। कपल्स से लेकर फ्रेंड्स तक अपनी मंजिल का इंतजार करते हुए कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं। शेल्डन के लिए बस यात्रा के दौरान वह अपने समय का उपयोग सोशल मीडिया साइटों पर छिपकर करना पसंद करते थे। गौरव ये उनका पसंदीदा था, क्योंकि वह लोगों को बेतरतीब चीजों के लिए दूसरों को रद्द करते हुए और राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए देखने में सक्षम था।
शेल्डन को इन चीजों में शामिल होना पसंद नहीं था, लेकिन उसे इधर उधर छिपकर रहना और लोगों की प्रतिक्रिया देखना पसंद था। किशोरों को यह सोचते हुए देखना कि किसी चीज के बारे में ट्वीट करने से समस्या का समाधान हो जाएगा, उनके लिए बहुत मजेदार था। लेकिन इन दिनों स्पैरो काफी शांत था, कोई भी किसी को रद्द नहीं कर रहा था या कोई लड़ाई चल रही थी, इसलिए शेल्डन आमतौर पर अपनी बस की सवारी में बहुत ऊब जाता था। जब तक उसका कॉलेज नहीं आ जाता तब तक वह बेतरतीब चीजों को स्क्रॉल करता रहता। उम्मीद करते हैं कि ट्रेंडिंग सेक्शन में कुछ अच्छा है, उसने सोचा और ट्रेंडिंग सेक्शन खोल दिया। जैसे ही वह स्क्रॉल कर रहा था, उसकी उंगलियां ब्लैक सैंड्स टैग पर रुक गईं। उसने यह सोचकर इसे खोला कि किसी अन्य पुजारी या धर्मगुरु ने कोई घोटाला किया है या जेट विमानों में घूम रहा है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक फिल्म का ट्रेलर था जो रिलीज हुआ था। बहुत सारे लोग जाहिर तौर पर इसके दीवाने हो रहे थे क्योंकि इसके बारे में ट्वीट हर सेकंड बढ़ रहे थे। जिज्ञासु और कुछ बेहतर करने के लिए नहीं होने पर उसने लिंक पर क्लिक किया और ट्रेलर देखना शुरू कर दिया। ट्रेलर एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू हुआ जिसे शेल्डन ने कार में बैठे रे हार्डी के रूप में पहचाना और उस शहर के बारे में बात की जिसमें वह रहता था, नाइट सिटी। उसने इसे बुलाया और यह कितना काला हो सकता था। फिर ट्रेलर उसे शहर पर शासन करने वाले गैंगस्टरों के बाद जाने के लिए एक आत्मघाती मिशन दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि आम लोगों ने उनके बारे में अधिक से अधिक विरोध करना शुरू कर दिया है क्योंकि अपराध की दर छत से ऊपर जाने लगी है। उसके बाद रे के किसी का पीछा करने, लोगों को मुक्का मारने और गैंगस्टरों का पीछा करने की कोशिश करते हुए बस अपनी कार चलाते हुए कई शॉट थे। ट्रेलर में दिखाया गया है कि रे शहर के बड़े गैंगस्टर्स को ब्लैक सैंड्स कहते हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। शेल्डन को मुख्य खलनायक मानने वाले संतों में से एक को आगे पेश किया गया था। मूंछों वाला एक बूढ़ा आदमी, और पहले ही दृश्य में वह दिखाई दिया। उसने एक कमरे में मेज पर अपना सिर फोड़कर एक आदमी को मार डाला जो उनके सामने भीषण दृश्य देखकर चौंक गए थे। फिर रे हार्डी की एक पृष्ठभूमि की आवाज थी जो इस बारे में बात कर रही थी कि कैसे मनुष्य शक्ति चाहते हैं भले ही वह उन्हें भ्रष्ट कर दे, और कैसे काले संत मनुष्य हैं जो केवल भ्रष्ट और शक्तिशाली महसूस करने के लिए सत्ता चाहते हैं। इसके तुरंत बाद एक लड़ाई का दृश्य आता है जिसमें रे हार्डी एक आदमी के सिर में एक पोल मारते हैं। ट्रेलर वहीं अंत में था और फिर यह शीर्षक और रिलीज की तारीख दिखाता है। लेकिन जैसे ही शेल्डन को लगा कि ट्रेलर खत्म होने वाला है, बैकग्राउंड स्कोर अचानक बदल गया और किसी की सीटी की आवाज निकली। एक व्यक्ति को एक गलियारे में चलते हुए दिखाया गया था जिसमें केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। जमीन पर लाशें पड़ी थी, लेकिन वह आदमी बस लापरवाही से सीटी बजा रहा था और चल रहा था। ट्रेलर वहीं खत्म हो गया और शेल्डन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वह आदमी कौन था। उनकी तरह बहुत सारे लोग एक ही सवाल सोच रहे थे, वह लड़का कौन था जिसे उन्होंने ट्रेलर के आखिरी सीन में देखा था। उनका चेहरा नहीं दिखाया गया था, इसलिए लोग केवल कयास लगाने के लिए रह गए थे। कई लोगों ने यह देखने के लिए कलाकारों की सूची भी खोजी कि क्या वे अभिनेता को जानते हैं, लेकिन कोई निश्चित उत्तर नहीं है। इसे देखने वाले कई आलोचकों ने अंतिम दृश्य को निर्णायक क्षण भी कहा क्योंकि इसके बिना पूरी फिल्म एक और पुलिस बनाम गैंगस्टर नाटक की तरह लग रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिल्म में दर्शकों के लिए और भी बहुत कुछ है। तारांकन ट्रेलर की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। हमें केवल एक दिन में 1.5 मिलियन व्यूज मिले और ट्रेलर को धीरे धीरे काफी ट्रैक्शन मिला। लोग वास्तव में इसके बारे में उत्सुक हैं और कई कह रहे हैं कि आखिरकार एक दिलचस्प कॉप फिल्म आ रही है। लेकिन मैं यह भी देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इसे काफी देखा है। हमने ट्रेलर में जानबूझकर संतों पर कम ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए लोग इसे पसंद करते हैं। वे नहीं जानते कि आधा स्क्रीन समय काले संतों के बारे में है। अधिकांश टिप्पणियां अत्यधिक सकारात्मक भी हैं और लोग काय के लुक के बारे में बेहद उत्सुक हैं जो हमने दिखाया। ग्रेनाइट फिल्मों के विपणन कक्ष में बहुत सारे कर्मचारी सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे ब्लैक सैंड्स और इसका ट्रेलर जो कल जारी किया गया था। ऑनलाइन कई लोग ट्रेलर की तारीफ कर रहे थे, हालांकि ऐसे भी लोग थे जो पुलिस वाली फिल्मों से ऊब चुके थे और कुछ और चाहते थे। मार्केटिंग टीम केवल उन पर मुस्कुरा सकती थी क्योंकि ट्रेलर को लोगों को गलत समझने के लिए डिजाइन किया गया था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और ग्रेनाइट फिल्म्स के सीईओ एंथनी मैककार्थी अंदर आए। कैसी प्रतिक्रिया है? इस समय बहुत सारे निवेशक बहुत तनाव में हैं, एंथनी ने पूछा और कर्मचारियों में से एक ने तुरंत उत्तर दिया। इसमें से अधिकांश हमारे अनुमानों के अनुसार चल रहा है। हमें पहले दिन फिल्म देखने के लिए अच्छी संख्या में लोग मिल सकते थे, लेकिन उसके बाद यह सब लोगों की जुबानी है। ब्लैक सैंड्स के लिए उनकी मार्केटिंग रणनीति मुंह के शब्द पर निर्भर थी। मार्केटिंग टीम व्यावहारिक रूप से एक जुआ खेल रही थी क्योंकि यह बहुत आसानी से उल्टा पड़ सकता था, लेकिन वे तैयार उत्पाद पर बहुत आश्वस्त थे। ठीक है, मुंह का अच्छा शब्द प्राप्त करना आसान नहीं है। एक कुर्सी पर बैठते ही एंथनी बुदबुदाया। इन दिनों निवेशकों की वजह से उनकी बहुत बुरी हालत थी। अगर कोई निवेशक चिंतित होता तो वे उसे फोन करते और फिर उसे और चिंतित करते। इसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि यह ग्रेनाइट फिल्म अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। रे और काय के रूप के बारे में क्या? अगर हम मुंह से सकारात्मक शब्द चाहते हैं तो वे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चरित्र हैं, एंथनी ने कहा और एक महिला कर्मचारी ने जवाब दिया।
रे के प्रशंसक उनके मध्यम आयु वर्ग के पुलिस वाले लुक के दीवाने हो रहे हैं। वह उस तरह के किरदार को काफी सूट करते हैं, इसलिए लोग इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। मुझे पूरा यकीन है कि उनके बहुत सारे प्रशंसक आएंगे। जहां तक की बात है, वो सबसे ज्यादा चर्चित है। हमने फिल्म में जो आखिरी दृश्य दिखाया, उससे बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि वह कौन है, और यहाँ तक ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि उनका एक दृश्य किसी भी अन्य दृश्य से बेहतर था, क्योंकि वह एक बहुत ही रहस्यमय वाइब देता है। एक और कर्मचारी जोड़ा गया। फिल्म का अंतिम संस्करण देखने के बाद कर्मचारी काय का प्रशंसक था और उसके जैसे कई अन्य लोग भी थे। फिल्म के चरमोत्कर्ष ने वास्तव में काय को उनकी आंखों में एक प्रशंसक बना दिया और उन्हें लगा कि कमोबेश दूसरे भी ऐसा ही सोचेंगे। हम चाहते हैं कि काय बिल्कुल वैसा ही हो, ठंडा और रहस्यमय, कोई है जो लोगों को याद दिलाता है कि एक अप्रत्याशित चरित्र क्या है। सर, बहुत से लोग उनके बारे में या काय के पोस्टर के बारे में पूछ रहे हैं। यहाँ तक कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने भी उनके बारे में पूछने के लिए फोन किया। काय करते, एक अन्य कर्मचारी ने अचानक पूछा और एंथनी ने अपना सिर हिला दिया। नहीं, किसी को कुछ मत बताना, लोगों को इसका अनुभव थिएटर में ही करने दें। मैं चाहता हूं कि लोगों को पता चले कि आप इसमें सुपरहीरो का उपयोग किए बिना एक शानदार एक्शन और गैंगस्टर फिल्म बना सकते हैं। कमरे में हर कोई जानता था कि एंथनी इस बात का प्रशंसक नहीं था कि कैसे ज्यादातर लोग केवल सिनेमाघरों में एक सुपर हीरो फिल्म देखने जाएंगे और अन्य मध्य बजट फिल्मों को बहुत अधिक मौका नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक सीजीआई नहीं है या आसपास उड़ने वाले या इमारतों के माध्यम से कूदने वाले लोग। यह बहुत दुखद स्थिति थी कि फिल्म उद्योग इस स्थिति में पहुंच गया है कि कुछ खास तरह की फिल्में ही चल पाएंगी। उम्मीद है ब्लैक सैंड्स इसे बदलने में सक्षम होंगे। तारांकन तारांकन तारांकन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे वास्तव में खुशी है कि आपने अपने करियर में इतना कुछ हासिल किया है, वैलेरी ने कहा, और उसने उसे कोमल आंखों से देखा। जब वह पहली बार आइडेन से मिली थी तो वह दूसरे देश का एक लड़का था, एक अजीब लहजा था, और अब वह आखिरकार अपने लिए एक बेहतर जगह पाने में काफी सफल हो गया था। उनका एक सफल संगीत करियर था और एक पुरस्कार भी जीता, और अब फिल्मों में आ रहे थे। वैलेरी केवल यही चाह सकता था कि वह ऐसे ही जारी रहे। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, तुम्हारे बिना मुझे गलियों में सोना होगा। एडन मुस्कुराया और वैलेरी ने अपना सिर हिला दिया। मैंने सोचा था कि आप उस प्रकार की तरह दिखते हैं जो हॉलीवुड में सफल होगा, और आप सफल भी हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसके लिए आपको कैसे धन्यवाद दूं। बस इतना मशहूर हो जाओ कि लोग उस कमरे में रहने के लिए बहुत पैसा देंगे जो एडन सिल्वेरी अपने करियर की शुरुआत में रहते थे। इस पर वे दोनों खिलखिला उठे और अंतिम आलिंगन के बाद एडन अपने नए अपार्टमेंट तक पहुंचने के रास्ते में था। इसमें उन्होंने बहुत से अच्छे पल बिताए थे और यही वह जगह भी थी जहां उन्हें अपना सिस्टम मिला था, इसलिए यह उनके लिए हमेशा खास रहेगा। हालांकि उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि उसका नया अपार्टमेंट भविष्य में भी उसके लिए खास बने। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 097। जैसे ही ब्लैक सैंड्स का ट्रेलर रिलीज हुआ, ट्रेलर को पसंद करने वाले इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पाए। स्पष्ट रूप से ऐसे लोग थे जिन्होंने यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि यह उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अधिकांश लोगों ने इसे पसंद किया। खासकर प्रोजेक्ट में शामिल अभिनेताओं के प्रशंसक, रे हार्डी के प्रशंसक ज्यादातर किशोर और युवा लड़कियां थीं, और वे वास्तव में उनके बीहड़ पुलिस अवतार के दीवाने थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रोम कॉम से की थी, इसलिए उनकी ज्यादातर कोर फैन लड़कियां ही थीं। एक और प्रशंसक समूह जो फिल्म के लिए दीवाना हो रहा था, वह एडन का था। ईमानदार होने के लिए फिल्म के बजाय वे सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे कि क्या एडन वह व्यक्ति था जो अंतिम दृश्य में सामने आया था। वस्तुतः चर्चा का कोई अंत नहीं था, क्योंकि सभी ने अलग अलग विचार और मत प्रस्तुत किए। एडन की पत्नी, मैं आपको वह सब बता रही हूँ जो एडन है। मुझे पता है कि वह हर कोने से कैसा दिखता है। कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। यहाँ तक अगर मैं सिर्फ उसकी आंखें देखता हूँ तो मैं उसे एडन बता सकता हूँ। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं यह नहीं पहचान पाऊंगा कि वह पीछे से कैसा दिखता है। मेरे पास इसका पूरा संग्रह है। फॉर रियल। एट एडन की पत्नी, आप जानते हैं कि आप उसकी वास्तविक पत्नी नहीं है, ठीक है? आपका क्या मतलब है कि आपके पास संग्रह है? हेली माइनफील्ड, मुझे नहीं लगता कि वह एडन है। सीटी बैरिटोन आवाज में थी और एडन की पिच अधिक ऊंची थी। यह उसके जैसा प्रतीत नहीं हुआ। एल्विस प्रेस्ली, मुझे परवाह नहीं है कि यह एडन है या नहीं। ट्रेलर ने मुझे पहले ही काफी उत्साहित कर दिया था। यह अच्छा होगा अगर वह किरदार एडन हो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही वह कोई और अभिनेता हो। हाँ, तुम चूसते हो। ग्रेनाइट फिल्मों या वितरकों से कोई पुष्टि क्यों नहीं होती है? पहले से ही बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेलर के अंत में चरित्र की अधिक छवियां चाहते हैं। हॉलीवुड इनसाइडर, वे कभी भी वह नहीं देंगे जो लोग चाहते हैं। यह एक सामान्य युक्ति है। स्टूडियो चाहता है कि लोग इस किरदार के बारे में और जानने के लिए थिएटर जाएं। साक्षात्कारों में भी रे हार्डी या अन्य अभिनेता अंतिम शॉट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वे किरदार को कितना महत्व दे रहे हैं, इसे देखते हुए वह बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। मुझे सब पता है। मूनिंग फ्रोडो, मैं शर्त लगा रहा हूँ कि वह एडन है। यह सिर्फ उसके जैसा लगता है और हम सभी जानते हैं कि वह फिल्म में है, लेकिन एक भी शॉट नहीं मिला।
यह अजीब है क्योंकि उन्होंने शिकागो में कई दिनों तक शूटिंग की। ऐसा नहीं है कि वह उन दिनों सेट पर स्पॉट बॉय के रूप में काम कर रहा था। जमीन पर ईगल एट मॉर्निंग फ्रोडो, यह एक बहुत ही रोचक तर्क है। मैं अधिक से अधिक महसूस कर रहा हूं कि उनकी भूमिका सरल नहीं होगी। डर्यूड सेक्सी हैं। आप सभी यहां उनकी भूमिका के लिए बहस कर रहे हैं और यहां मैं स्ट्रीमिंग सेवा पर फिल्म आने का इंतजार कर रहा हूं। मेरी नज़र में सिनेमा जाने से बेहतर है। जैसा कि वे एडन और ब्लैक सैंड्स में उनकी भूमिका पर चर्चा कर रहे थे, प्रशंसक समूह के नेता स्काई न्यूज़ अचानक बहुत रोमांचक समाचार लेकर आए। स्काई न्यूज़, क्या आप में से किसी ने द रोरी चैम्बर्स शो के स्पैरो खाते की जांच की? उन्होंने अभी पुष्टि की है कि एडन अगले सप्ताह उनके शो में आने वाले हैं, जिसे सुनकर फैन ग्रुप पर तरह तरह के कमेंट्स की झड़ी लग गई। रोरी चैम्बर का शो एक बहुत ही लोकप्रिय टॉक शो था और इसमें बहुत सारी हस्तियां दिखाई देती थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एडन इतनी जल्दी इस पर नजर आएंगे। येलो मार्शमेलो, क्या वह वास्तव में इसमें दिखाई देने वाला है? यह बहुत बड़ी बात है। मेरी छोटी बहन, मैंने अभी चेक किया है। ऐसा लगता है कि वह वहां इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन शो में 5 मिनट का एक सेगमेंट है, शायद काले संतों को बढ़ावा देने के लिए। एडन की दूसरी पत्नी, मेरी छोटी बहन, यह अभी भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक 5 मिनट का खंड भी इस बिंदु पर उनकी मदद करेगा। एडन की पत्नी, हाँ सच है और बाहर में जाओ, मेरा नाम मत लो। कौन सी दूसरी पत्नी? उसे डिजिटल हरम नहीं मिल रहा है। तारांकन, ऐसा लगता है कि आप अपनी नई कार से बहुत प्यार करते हैं। वेड ने एडन को देखते हुए कहा, जो अपनी नई कार चलाते समय मुस्कुरा रहा था। उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, जब मैं अमेरिका आया था तो मैं जिस किसी से मिला उसके पास किसी न किसी तरह की कार थी। यहाँ तक मेरे रूममेट के पास भी एक था और केवल मेरे पास नहीं था, इसलिए अब मैं एक खरीदकर बहुत खुश हूँ। यह आपकी पहली कार है? हाँ, मेरे पास भारत में एक बाइक हुआ करती थी क्योंकि उसके साथ घूमना तेज था और मेरे लिए कारें बहुत महंगी थी। एडन ने कहा, उसने जो कार खरीदी थी उसका नाम BMW X Drive 50 था। इसे खरीदने के लिए उसे $89 का खर्च आया था, लेकिन एडन को कीमत की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। अमेरिका पहियों पर चलने वाला देश था, इसलिए उसके लिए कार होना एक आवश्यकता थी। इसके अलावा वह ग्रीनविच विलेज के एक अपार्टमेंट में रहने चला गया था। यह न्यूयॉर्क के सबसे अमीर इलाकों में से एक था जहां बहुत सारे सेलेब्स रहते हैं। अपार्टमेंट में रहने के लिए बहुत महंगा था क्योंकि इसकी कीमत लगभग $3 मासिक थी, लेकिन यह क्षेत्र में मेरे सबसे सस्ते लोगों में से एक था। लेकिन जैसा कि वह सुरक्षा की तलाश में था, यह रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। चलो रोरी चैम्बर के शो में अपने खंड के साथ आगे बढ़ते हैं। आप नर्वस हैं? वेड ने विषय बदलते हुए पूछा। यह एक ऐसा मौका था जो उन्हें एडन के लिए मिला था। ग्रेनाइट फिल्म्स नहीं चाहते थे कि वह फिल्म का प्रचार करें या साक्षात्कार दें, लेकिन वह किसी तरह उन्हें शो में 5 मिनट का सेगमेंट दिलाने में सक्षम थे। इंटरव्यू नहीं होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। एडन को बस अपना सेगमेंट परफॉर्म करना था और इसके अंत में ब्लैक सैंड्स को बढ़ावा देना था। जब ग्रेनाइट फिल्म्स ने टॉक शो के निर्माताओं से संपर्क किया तो वे आइडेन की छवि के कारण तुरंत सहमत हो गए। आखिरकार 1 घंटे के शो में 5 मिनट का सेगमेंट कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगता है कि नर्वस होना एक बहुत ही स्पष्ट बात थी। क्या आपको यकीन है कि मैं अपना एक गाना नहीं गा सकता? एडन ने अजीब सी मुस्कान देते हुए पूछा। इस सेगमेंट में आमतौर पर सेलिब्रिटी कुछ ऐसा करते हैं जो लोगों ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। सेलेब्स में से एक ने क्रॉस ड्रेस्ड होकर एक पॉप गाने पर डांस भी किया। कॉमेडी अभी भी उतनी बुरी नहीं है। एडन जिस सेगमेंट में दिखाई देने वाला था उसका नाम था, क्या आप जानते हैं कि हमने कभी ऐसा नहीं किया? इसे ऐसा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें सेलिब्रिटीज ऐसे काम करेंगे जिसकी दर्शकों ने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। कुछ अपनी छुपी हुई प्रतिभा भी दिखाएंगे। निर्माता चाहते थे कि एडन स्टैंड अप कॉमेडी करे क्योंकि यह सरल थी और वे कम समय में इसकी योजना बना सकते थे। इसके अलावा अगर सही किया जाए तो कॉमेडी हमेशा लोकप्रिय थी। बात यह है कि मैं कॉमेडी नहीं जानता, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अगर यह गा रहा है तो मुझे इसमें भरोसा है, अभिनय भी, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी करना वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि मैं करूंगा। मुझे पता है कि तुम वास्तव में मजाकिया प्रकार नहीं हो, यह जानने के लिए मैं आपके साथ काफी रहा हूँ। वेड खिलखिलाकर हंस पड़े क्योंकि आइडेन ने सोचा कि यह एक सूक्ष्म अपमान था या नहीं। इसे एक कॉमेडी फिल्म में एक भूमिका निभाने के रूप में सोचे। वैसे भी हम शो के लेखकों के साथ मजाक करने जा रहे हैं, वे खुद नहीं चाहते कि यह खराब हो। वेड ने समझाया और एडन ने नम्रतापूर्वक अपना सिर हिलाया। उन्हें अभी भी इस सेगमेंट के बारे में संदेह था, लेकिन वह जानते थे कि उन्हें आगे बढ़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करने की जरूरत है। उनकी चिंता चुटकुलों के बारे में नहीं थी, यह समय भी अच्छा होना चाहिए था और आपको अपने अभिनय के दौरान सही अभिव्यक्ति देने की जरूरत थी। कुछ हास्य अभिनेता अभिनय के बीच में गंभीर भावहीन अभिव्यक्ति रखने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य हंसमुख होने की कोशिश करते हैं। उसे यह तय करने की जरूरत थी कि वास्तव में उसके अनुरूप क्या होगा। चलो आशा करते हैं कि जब एपिसोड प्रसारित होता है तो मैं मेम नहीं बन जाता। दाएं मुड़ते ही एडन बुदबुदाया।
यहाँ तक कि मीम होना भी बुरा नहीं होगा। लोग आपकी तस्वीर को एक टेम्पलेट के रूप में तब तक उपयोग करेंगे जब तक वे आपसे उब नहीं जाते, कम से कम ऐसे तो लोग आपको जरूर पहचानेंगे। हाँ, यही सपना है सबसे महान मेम बनना। जब वह रोरी चैम्बर के शो के सेट पर गाड़ी चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो एडन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। एक कमरे में जो लैपटॉप से वाली रोशनी से ही जगमगा रहा था। एक आदमी गुस्से से टाइप कर रहा था। उसके बाल लंबे और अस्त व्यस्त थे जबकि उसका चेहरा खुरदरी दाढ़ी से भरा हुआ था। उन्हें देखकर कोई भी कहेगा कि वह लंबे समय से किसी सैलून में नहीं गए हैं। मुझे इसे सही तरीके से करने की जरूरत है, बस क्लाइमैक्स को परफेक्ट होने की जरूरत है। आदमी ने सोचा कि उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। वह लंबे समय से स्क्रिप्ट लिख रहे थे और आखिरकार यह फाइनल हो गया। वह 1 महीने से अधिक समय से चरमोत्कर्ष पर अटका हुआ था और कल रात ही वह एक संतोषजनक प्राप्त करने में सक्षम था। एक चरमोत्कर्ष जो पात्रों और कहानी दोनों के अनुकूल था, जिसे वह बताने की कोशिश कर रहा था। प्यार, रिश्तों के बारे में और कैसे चीजें एक दिन खत्म हो सकती हैं जब कोई उनसे उम्मीद नहीं करता। यह पूरा हो गया है। आखिरकार लैपटॉप की स्क्रीन पर दयान टाइप करते ही वह शख्स चिल्लाया, उनकी कहानी आखिरकार खत्म हो गई। अब मैं आखिरकार खुद निर्देशक बनने के लिए छलांग लगा सकता हूँ। वह आदमी बुदबुदाया और उसके चेहरे पर बहुत सारे भाव प्रकट हो गए। वह उन संघर्षों के बारे में सोच रहा था जिनसे उसने आखिरकार एक सच्चे निर्देशक कहलाने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। उन्हें यकीन था कि इस कहानी के साथ उनका सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। उस आदमी का नाम लियो शॉ था, जो सहायक निर्देशक था जिसने शैडोज ऑफ वॉर में काम किया था और आइडेन के करीब पहुंच गया था। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 098। पिछला अध्याय। अगला अध्याय घबराओ मत, यह लाइव प्रसारण या कुछ भी नहीं है, इसलिए आप आराम कर सकते हैं। यहाँ तक मैं भी कई बार गड़बड़ी करता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन संपादन सब संभाल लेता है। रोरी चैम्बर्स ने कहा, मेकअप आर्टिस्ट के रूप में मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर कुछ हल्का मेकअप लगाया। उसने वही कपड़े पहने थे जो वह अपने हर शो में पहनता था, एक नीला सूट और एक टाई के साथ पैंट। यह उनकी सिग्नेचर ड्रेस थी जो शो के चलते ही मशहूर हो गई थी। मुझे पता है कि यह लाइव प्रसारण नहीं है, लेकिन अभी भी स्टूडियो के दर्शक हैं। अगर मैंने बहुत गड़बड़ की तो मुझे यकीन है कि आप मुझे शो में वापस नहीं बुलाएंगे। एडन बुदबुदाया जैसे एक स्टाइलिस्ट ने उसके बाल संवारे। वे वर्तमान में प्रसारण से ठीक पहले मेकअप रूम में थे और रोरी अपने अलावा नवागंतुक को थोड़ा कम परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह कल रोरी से मिला था और आधा दिन एक साथ रिफ्रेश करने के बाद उसे पता चला था कि वह बहुत ही मिलनसार और सीधा इंसान था, वास्तव में उच्च स्तर तक। एडन लोनली प्रमोशन के दौरान केवल एक बार पहले मिले थे और उस समय उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा बात भी नहीं की थी। नहीं, मैं अभी भी आपको फोन करूंगा अगर आप अपने करियर में सिर्फ अच्छा करते रहेंगे या छुरा घोंपते रहेंगे। रोरी हंसे, बस कोई ऐसा व्यक्ति मत बनो जो अपने आप में एक बादल में रहता है। मैं ऐसे कई सेलेब्स से मिला हूँ, इसलिए एक न्यूकमर के साथ काम करना बहुत रिफ्रेशिंग है। आप मिकी बेला को जानते हैं? उसने वाक्य के अंत में पूछा और एडन ने अपना सिर हिलाया। वह एक बहुत ही लोकप्रिय रैपर और कलाकार थी जिन्होंने अनगिनत पुरस्कार जीते थे। हालांकि वह उनका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं था क्योंकि उनके संगीत का स्वाद बहुत अलग था। उसके बारे में क्या? हमने पिछले साल एक शो किया था। वह मेहमान थी लेकिन वह एक पूरी नई दुनिया में थी। मैंने अपनी टीम के कुछ लोगों से शर्त भी लगाई थी कि वह ड्रग्स लेती है। वह बहुत अधिक काम करने के बारे में शिकायत करती रही और इस बारे में बात करती रही कि उसने उद्योग में महिलाओं के लिए खेल कैसे बदल दिया। रोरी ने एक सांस ली और एडन की तरफ देखा कि क्या वह अभी भी अपनी कहानी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और जारी रखा। आप जानते हैं, मूल रूप से एक चरित्र का अनुसरण करना इसलिए नहीं है क्योंकि वे कारण में विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए कि यह एक अच्छा सेलेब चरित्र गुण है। यह बहुत ही विडंबनापूर्ण है क्योंकि उसने एक यौन अपराधी से शादी की थी और उसके पास ड्रग्स का महिमामंडन करने वाले गाने थे, सेक्स को धोखा देना और वह पार्टी के अंत में किस लड़के के साथ घर जाने के लिए चुनती है। मैंने सोचा कि कमोबेश हॉलीवुड के अधिकांश लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। नहीं, संख्या बहुत अधिक है, लेकिन ऐसे लोग हैं जो वास्तव में विश्वास करते हैं कि वे क्या कर रहे हैं वास्तव में कला के लिए है, लेकिन पागल लोग बेचते हैं क्योंकि उनके पास मजेदार कहानियां होती हैं। इसलिए हम उन्हें शो में आमंत्रित करते हैं। दर्शकों को एक सेलिब्रिटी के दूसरे सेलिब्रिटी के बाल पकड़ने की कहानी सुनना पसंद है। रोरी वास्तव में एडन को बता रहा था कि टॉक शो कैसे काम करता है, प्रवृत्त विषयों के बारे में एक विनोदी मोड़ के साथ बात करके और उन लोगों को आमंत्रित करके जो शो के लिए अच्छी रेटिंग प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उम्मीद करते हैं कि उन्हें भी मेरे चुटकुले पसंद आएंगे। एडन केवल इतना ही बुदबुदा सकता था। वह रोरी की बातों से सहमत था और उसने महसूस किया कि एक तरह से रोरी एक टॉक शो होस्ट के रूप में एक व्यवसाय था। उन्हें पता था कि इंडस्ट्री में जो लोग ट्रेंड कर रहे हैं वे अच्छे नहीं हैं, लेकिन उन्हें पता था कि यही लोग हैं जो अच्छी रेटिंग देंगे। बस अपने चुभने वाले चुटकुलों के बारे में बात करें, वे निश्चित रूप से हिट होंगे। आप जो कह रहे हैं उससे लोगों को मेरी छुरा घोंपने की कहानी में ज्यादा दिलचस्पी है, एडन ने एक भान उठाए।
यही तो मैं जानता हूँ, यहाँ लोग आम लोगों को अपना नाम याद रखने के लिए सब कुछ करते हैं, कम से कम चेहरे, लेकिन एक हिट फिल्म या सीरीज के साथ भी यह करना बहुत कठिन काम है। लेकिन आप कहीं नहीं निकले, छुरा घोंपा और हीरो बन गए। लोग इस घटना से उबर सकते हैं और कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन अब आधे से ज्यादा अमेरिका कम से कम आपके चेहरे को जानते हैं। हॉलीवुड में लोग आपसे बहुत जलते हैं, रोरी ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। जो कुछ पार्टियों में उसने भाग लिया था उसके बारे में बात करते हुए, यह अजीब था लेकिन एडन के करियर के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। लेकिन रोरी को पता था कि हॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां सब कुछ होता है। अगर किस्मत होती तो किसी को स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तारांकन तारांकन तारांकन, क्या आपको लगता है कि वह अच्छा कर पाएगा? जेरी ने पूछा कि उसने रोरी को देखा जो एक डेस्क के पीछे बैठा था और दैनिक समाचार पर जा रहा था और इसे मजेदार तरीके से पेश कर रहा था, जिससे लोग समय समय पर जोर से हंसते थे। वह शो के निर्माता थे और वर्तमान में हिल्टन के साथ बात कर रहे थे, जो मुख्य लेखकों में से एक थे जिन्होंने पूरे शो की अवधारणा लिखी थी। उनके चुटकुले खराब नहीं थे, इसलिए हमने उनमें से बहुत से शो के लिए रखे। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करेगा कि वह उन्हें कैसे डिलीवर करता है, लेकिन वह अच्छा बोलता है, शायद इसलिए कि वह एक अभिनेता और एक गायक है। हिल्टन ने कहा। उसने एक टोपी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और एक पेट था जिसने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था कि उसने आखिरी बार व्यायाम कब किया था। हम दर्शकों की प्रतिक्रिया से जानेंगे कि यह काम करेगा या नहीं। वैसे भी हम भागों को संपादित कर सकते हैं और इसे 2 मिनट की क्लिप में सॉर्ट कर सकते हैं। यह एक बड़ा सौदा नहीं है। हाँ, लेकिन यह बेहतर है अगर हम उसे बहुत रख सके। उन्होंने इस घटना के बाद लोगों में दिलचस्पी पैदा की थी, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि रेटिंग ऊपर जाएगी, हिल्टन ने कहा। और जेरी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। रेटिंग के लिए उन्होंने वास्तव में कुछ भी करने में कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि अधिक रेटिंग का मतलब उनके लिए अधिक पैसा और प्रायोजक था। यह वास्तव में हमारे लिए बेहतर होगा अगर वह सफल हो जाए। पिछली बार जब किसी सेलेब्स ने इस सेगमेंट में गड़बड़ी की थी तो हमें मैट्यू पर बहुत सारे व्यूज मिले थे। वह बहुत कठिन गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऑटोट्यून के साथ भी उसकी आवाज असहनीय थी। हिल्टन को पता था कि जेरी किस सेलेब की बात कर रहे हैं। वह एक ऐसी अदाकारा थी जो गाने की कोशिश कर रही थी और यह एक बहुत कठिन गाना भी था, लेकिन वह इसे बहुत बुरी तरह से गड़बड़ाने में सफल रही और अगले कुछ महीनों तक लोगों ने उसे सही मायने में याद किया। यह इस हद तक था कि लोग व्यंग्यात्मक हो गए और इस बारे में बात करने लगे कि अभिनेता को एक गायन करियर के लिए कैसे चुनना चाहिए, क्योंकि एक ग्रैमी उसे हड़पने के लिए थी। कुल मिलाकर यह शो के लिए बहुत अच्छा प्रचार था। तो एडन अच्छा कर सकता है या बस इसे गड़बड़ कर सकता है? तुम क्या सोचते हो? आप किसकी ओर सीख रहे हैं? हिल्टन ने पूछा और जेरी ने जवाब देने में संकोच नहीं किया। जो कुछ भी हमें बेहतर रेटिंग देता है। शुभ संध्या और द रोरी चैम्बर्स शो में सभी का स्वागत है। रोरी ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ शुरुआत की। उनके स्वागत भाषण के बाद इन हाउस संगीतकार द्वारा पियानो पर एक नोट बजाया गया। जैसे ही दर्शकों ने ताली बजाई, उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर के हर शब्द को पढ़ते हुए अगले खंड का संक्षिप्त परिचय दिया। आज रात के शो के हमारे अगले भाग के लिए हमारे पास एक बहुत ही खास खंड है। इस समय के नायक एडन सिल्वरे हर कोई, और वह क्या आप जानते हैं? क्योंकि हमने कभी नहीं किया, उन्होंने घोषणा की, जैसे ही स्टूडियो में कैमरे 4 पर जाते हैं, जिसके माध्यम से एडन अंदर चले गए। उन्होंने काली पतलून के ऊपर काली शर्ट के ऊपर बटन अप काला सूट पहना हुआ था। दर्शकों की ओर हाथ हिलाते हुए वह मंच के सामने गए और अपने आसपास के लोगों की संख्या ली। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मंच की रोशनी उन पर चमक उठी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम एडन सिल्वरे है और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जिंदा हूँ। दर्शकों में से कुछ यह सुनकर हंस पड़े। मैं सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं वास्तव में मर गया। मजाक नहीं है, मेरे पास इसका सबूत है। एडन ने एक स्क्रीन की ओर इशारा किया जहां वास्तव में शांति से आराम करें टिप्पणी करने वाले लोगों के स्क्रीनशॉट थे और लोगों को उनके गुजर जाने के बाद ही जीवन में मूल्य मिलता है, क्योंकि पछतावा सबसे मजबूत भावनाओं में से एक है, जैसे उदाहरण थे। यहाँ तक लोग कमेंट में लाइक और सब्सक्राइब भी पूछ रहे थे। तो हाँ, मैं वास्तव में मरा नहीं हूँ, एडन ने दर्शकों को मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वह कहने लगा, तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं कॉमेडी के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता और मैं वास्तव में इसमें शामिल होने की योजना नहीं बना रहा हूँ। मेरा मतलब है, कौन चेहरे पर मुक्का मारने का जोखिम उठाएगा? दर्शक उस ताने पर हंसे बिना नहीं रह सके, यह महसूस करते हुए कि उनके चुटकुले काम कर रहे थे। उन्होंने एक आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति दिखाई और जारी रखा, वैसे भी मैं अपने उपनाम से शुरू करता हूँ, सिल्वराय, और फिर से स्पष्ट करने के लिए, लेकिन मैं एक शाही ब्रिटिश परिवार से नहीं हूँ और न ही मेरे पास वास्तव में चांदी की आंखें हैं। हॉलीवुड में कई लोग यह भी सोचते हैं कि यह मेरा उपयोगकर्ता नाम है जो मैं ऑनलाइन हाथापाई या कुछ और में इस्तेमाल करता था। जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, रोरी चैम्बर्स जो उसकी तरफ से देख रहा था, वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि एडन में उसके लिए एक खास तरह का आकर्षण था।
अगर आप उनसे मंच के बाहर बात करेंगे तो यह स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन जब वह मंच पर खड़े थे तो निश्चित रूप से यह दिखावा कर रहे थे। दर्शकों में मौजूद लोग उनके जोक्स पर हंसे बिना नहीं रह सके। बहुत सारे लोग मुस्कुरा रहे थे और रोरी यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि एपिसोड सफल होने वाला था। वर्सेटाइल सुपरस्टार, राइज इन हॉलीवुड अध्याय 099। मुझे लगता है कि जब एपिसोड प्रसारित होगा तो लोग निश्चित रूप से इसे पसंद करेंगे। धोखेबाज ने निराश नहीं किया। द रोरी चैम्बर्स शो के मुख्य लेखकों में से एक हिल्टन ने जेरी के सामने बैठते हुए कहा। वे दोनों वर्तमान में जेरी के कार्यालय में थे, शूटिंग के अगले सप्ताह के लिए कुछ विचारों पर जाने की योजना बना रहे थे। आमतौर पर रोरी चैम्बर्स उनके साथ जुड़ते थे क्योंकि शो उनका था और वह सह निर्माताओं में से एक थे, लेकिन वो कुछ कामों में बिजी थे तो ये दोनों ही बातें कर रहे थे। आगामी एपिसोड की बात करने से पहले उन्होंने आखिरी एपिसोड की शूटिंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जिसमें एडन दिखाई देने वाले सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया था। शूटिंग कुछ घंटे पहले समाप्त हो गई थी और अंत में सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था। यह एपिसोड अगले सप्ताह लगभग उसी समय प्रसारित होने वाला था जब ब्लैक सैंड्स रिलीज होगी। हाँ, उसने नहीं किया, हालांकि मैं इसकी उम्मीद कर रहा था। जेरी मुस्कुराया। वैसे भी जब वह मंच पर थे तो दर्शकों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी। जब मैंने उनका वायरल वीडियो देखा तो मुझे वास्तव में उनके व्यक्तित्व के बारे में आश्चर्य हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ सुना वह सच है। ऐसा लगता है जैसे आप उसे पसंद करते हैं। उनका करिश्मा अच्छा था और मैं उनके अभिनय कौशल के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर वे थोड़े भी अच्छे हैं तो वह एक स्किट शो में अच्छा काम कर सकते हैं, जिस पर मैं वर्तमान में काम कर रहा हूं। यह अभी भी पिच पर है और चैनल अभी भी सोच रहा है कि क्या वे इसे जाने देना चाहते हैं या नहीं। यह सुनकर हिल्टन ने बस हामी भर दी। वह जानता था कि जेरी ने पिछले एक दशक में बहुत सारे शो का सह निर्माण किया है। वह टीवी इंडस्ट्री के बड़े नामों में से एक थे। अगर वह वास्तव में एक नए टीवी शो के लिए कलाकारों की तलाश कर रहे थे तो उनके लिए एडन में दिलचस्पी लेना समझ में आया। मुझे लगता है कि आप अपनी अगली फिल्म से जान पाएंगे कि वह एक अच्छा अभिनेता है या नहीं। वैसे भी वह शो को प्रमोट करने के लिए आए थे और अगर उनका रोल बड़ा नहीं है तो कोई भी स्टूडियो उन्हें शो में नहीं भेजेगा। मुझे पता है। अपनी कुर्सी पर झुककर जेरी मुस्कुराया। मुझे ब्लैक सैंड्स के प्रीमियर के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं जाऊंगा और इसे देखूंगा क्योंकि ट्रेलर दिलचस्प लग रहा था। देखना होगा कि धोखेबाज कार्रवाई कर सकता है या नहीं। आपको लगता है कि फिल्म अच्छी चलेगी? मुझे एक आम पुलिस थ्रिलर की तरह लग रहा था। हिल्टन ने एक भान उठाए। उनके अनुसार हॉलीवुड पहले से ही उस समय से परे था जब पुलिस थ्रिलर या दोस्त कॉमेडी बहुत काम करते थे। एक लेखक के रूप में उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें रुझानों के साथ बने रहने की जरूरत है। ऐसा लगता है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी है तो शैली कोई मायने नहीं रखती है और मैंने कुछ हलकों में कुछ दिलचस्प बातें सुनी है। जेरी ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। हिल्टन जिज्ञासु बने बिना नहीं रह सका। अधिकांश लोगों की तरह जिज्ञासा भी उनकी दुश्मन थी। क्या बातें? उसने पूछा। जाहिरा तौर पर ब्लैक सैंड्स एक्स्ट्रा प्राइम को बेचे जाने वाले हैं। सौदे से पहले उन्होंने एक स्क्रीनिंग आयोजित की और मेरे एक मित्र को इसमें आमंत्रित किया गया। उन्होंने मुझे बताया कि फिल्म वास्तव में अच्छी है और फ्रेंचाइजी बनने में भी मदद कर सकती है। इस समय वास्तव में एक फ्रेंचाइजी प्राप्त करना कठिन है। पिछले 5 सालों में हमारे पास उनमें से केवल 2 हैं और दोनों ने तीसरी फिल्म के बाद बमुश्किल पैसा कमाया। यह सच है। जेरी ने सिर हिलाया। लेकिन यह काफी हद तक निर्देशक की महत्वाकांक्षा और पहली फिल्म की कमाई पर निर्भर करता है। निर्माता कभी भी किसी ऐसी चीज में पैसा नहीं लगाएंगे जिस पर उन्हें भरोसा न हो। जेरी जो कह रहा था उससे हिल्टन पूरी तरह सहमत थी। अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर उन्होंने यह याद करने की कोशिश की कि अगले 2 हफ्तों में कौन सी फिल्में रिलीज होने वाली है। अगले 2 हफ्तों में रिलीज होने वाली प्रमुख फिल्मों में से एक को याद करते हुए अचानक उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या द लास्ट वुल्फ अगले हफ्ते रिलीज नहीं हो रहा है? द लास्ट वुल्फ एक सुपरनैचुरल टीनेज रोमांस फ्रेंचाइजी थी और यह इसका आखिरी हिस्सा था। हालांकि कहानी की भारी आलोचना हुई, लेकिन यह किशोरों के बीच बहुत लोकप्रिय थी। जेरी और हिल्टन दोनों जानते थे कि फिल्म मंडलियों में कई लोग पहले ही इसे एक बड़ी हिट घोषित कर चुके थे। तारांकन 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 द रोरी चैम्बर्स शो की शूटिंग समाप्त होने के बाद एडन ने छोटे कार्यक्रमों में भाग लेने और बार और अन्य जगहों पर शो करने के अपने काम को फिर से शुरू किया। ब्लैक सैंड्स रिलीज होने के लिए केवल 1 सप्ताह था, लेकिन उन्होंने प्रीमियर या कुछ भी तैयार करने के लिए काम बंद नहीं किया था। उसने अभी अभी एक कार खरीदी थी और एक बेहतर अपार्टमेंट में रहने लगा था। एडन काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। ट्वेट को भी यह पसंद आया और वे सामान्य दिनचर्या में शामिल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था कि आइडन अपने भविष्य की परियोजनाओं के बारे में नहीं सोच रहे थे। बहुत सी जगहों पर गाना पैसे के लिए अच्छा होता है और थोड़ा सा एक्सपोजर भी, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर लोग आपको बहुत ज्यादा देखते रहेंगे तो वे आपसे बोर हो जाएंगे। उसके लिए आगे बढ़ते रहना जरूरी था। तो मैंने आपके लिए 2 ऑडिशन लिए हैं जिन्हें आप आजमा सकते हैं। स्क्रिप्ट खराब नहीं है और आपको जो भूमिकाएं ऑफर की गई हैं उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक किरदार की भी है।
वेड ने आइडेन के सामने 2 स्क्रिप्ट रखते हुए कहा। वह इस समय अपने एक हाथ में पिज्जा स्लाइस पकड़े हुए थे और दोनों स्क्रिप्ट को देखकर उनकी आंखें चमक उठी। शाम हो चुकी थी और वे एडन के नए घर में बैठे थे। यह एक अच्छी तरह से सुसज्जित अपार्टमेंट था जिसमें एक बेडरूम था। वे लिविंग रूम में बैठे थे जब अचानक वेड ने 2 स्क्रिप्ट खींची और उन्हें एडन के सामने रख दिया। तो शैली क्या है? एडन ने एक भान उठाई। एक Netflix के लिए बनाया गया एक टीनेज रोमकॉम है। भूमिका एक ऐसे लड़के की है जो मूल रूप से आकर्षक है और आपको लड़कियों और कुछ लड़कों के लिए बहुत सारे शर्टलेस दृश्य देखने को मिलेंगे। एडन की कठोर अभिव्यक्ति को देखकर वेड ठहाके लगाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैंने पटकथा पढ़ी और किरदार आधा भी खराब नहीं है। उसके पास कुछ अच्छे दृश्य हैं और यदि यह सफल होता है तो आपको बहुत सारे किशोर प्रशंसक मिलते हैं। एडन ने यह सुनकर एक अजीब सी मुस्कान दी, अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए। उन्होंने 3 रोमकॉम के अलावा स्क्रिप्ट को भी देखा। यह एक थ्रिलर है, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसे अपनी मर्जी से किसी को भी मारने की ताकत मिल जाती है, बस उनकी आंखों में देखकर, और कैसे वह इधर उधर लोगों की हत्या करता है। आप जिस भूमिका के लिए ऑडिशन दे रही हैं, वह एक ऐसे लड़के के लिए है जिसे फिल्म की शुरुआत में ही मार दिया जाता है। बहुत सारे संवाद नहीं है और अधिक से अधिक आप एक दृश्य में होंगे, लेकिन यह सर्पिल कार्यों के अंतर्गत है और वे बहुत बड़े नाम है। यह सुनकर वह अपने आप को सहने से नहीं रोक पाए। क्या बेहतर परियोजनाएं नहीं है? उन्होंने कहा, अभिनेताओं के समूह में बहुत कुछ नहीं है और जब तक आप एक अभिनेता के रूप में स्थापित नहीं हो जाते, तब तक कोई भी अच्छी भूमिका पाना मुश्किल है। आप एक फिल्म पुराने हैं और कभी कभी एक अभिनेता को खुद को स्थापित करने के लिए दर्जनों भूमिकाएं करनी पड़ती हैं। मुझे पता है। एडन वाक्य के अंत में फंस गया और उसने अपने कौशल में से एक का उपयोग करने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि इनमें से कौन सी स्क्रिप्ट उसके लिए बेहतर थी। स्क्रिप्ट मूल्यांकन, उसने सोचा और 1 सेकंड के लिए उसके दिमाग में दोनों लिपियों की जानकारी आने से पहले ही उसकी आंखें चमक उठी। यह एक त्वरित प्रक्रिया थी और वह यह जानने में सक्षम थे कि स्क्रिप्ट का स्कोर क्या है। नाम, लड़कों की गर्मी। स्क्रिप्ट को 29/100 कथानक में गंभीरता से एक दूसरे के साथ पात्रों के किसी भी भावनात्मक संबंध का अभाव है और यह विभिन्न कथानक छेदों से भरा है। स्क्रिप्ट एक फिल्म की तुलना में राख के रूप में अधिक उपयोगी होगी। स्क्रिप्ट्स को यह नहीं दर्शाता है कि फिल्म लोकप्रिय होगी या नहीं। यह अच्छा नहीं लगता, सिस्टम ने इसे भुना भी दिया। एडन ने सोचा और दूसरी परियोजना पर चले गए। नाम, डेथ ऑन माय फिंगर्स। स्क्रिप्ट्स को 56/100 कथानक दिलचस्प है लेकिन खुद को गंभीरता से लेने में विफल रहता है और अंत में कहानी बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाने की तरह महसूस करती है और एक नायक बनाने की पूरी कोशिश करती है जिससे लोग संबंधित हो लेकिन असफल हो जाते हैं। स्क्रिप्ट्स को यह नहीं दर्शाता है कि फिल्म लोकप्रिय होगी या नहीं। यह थोड़ा बेहतर है लेकिन फिर से मुझे यह वास्तव में बहुत पसंद नहीं है। एडन ने सोचा अपने दिमाग में, वह वास्तव में दोनों लिपियों को लेकर उत्साहित महसूस नहीं कर रहे थे। बाद वाले के लिए उनकी छोटी भूमिका कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस बार एक हल्की थीम वाली फिल्म करना चाहते हैं। आखिरकार जब उनके पात्रों और फिल्म के समग्र स्वर की बात आती है तो दोनों, युद्ध की छाया और ब्लैक संत, बहुत गंभीर थे, लेकिन द समर ऑफ बॉज वास्तव में उनकी तरह की फिल्म नहीं लगती थी। मुझे नहीं लगता कि आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं, वेड ने कहा। एडन की प्रतिक्रिया देखकर उन्हें मदद मिली और वह अपने विचारों से बाहर आ गए। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मैं पहले स्क्रिप्ट पढ़ूंगा और ऑडिशन की तैयारी करूंगा। मुझे पता है कि मैं इस समय पिकी होने का जोखिम नहीं उठा सकता। हाँ, वेड उनके उत्तर से थोड़ा प्रभावित हुआ और मुस्कुराया। कुछ सोचकर उसने विषय बदल दिया। वैसे भी आपने सुना, द लास्ट वुल्फ हमारी फिल्म के समान दिन होने के लिए उनकी तिथियां खींच ली। एडन ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति की क्योंकि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने सोचा, द लास्ट वुल्फ ब्लैक सैंड्स के 1 हफ्ते बाद रिलीज होने जा रहा था। क्यों? उसने बस इतना ही पूछा। मैं नहीं जानता, संभवतः गति बनाने के लिए ब्लैक सैंड्स समय नहीं पाने के बारे में कुछ स्टूडियो एक दूसरे से बहुत सावधान है। उनके पास बहुत बड़ा फैन बेस भी है, इसलिए मैं अचानक ब्लैक सैंड्स के बारे में चिंतित हूँ। वेड ने आहें भरते हुए एक चिंतित भाव व्यक्त किया। एडन के करियर के लिए फिल्म का काम करना बहुत जरूरी था, लेकिन अब रिलीज के ऊपर ग्रे बादल मंडरा रहे थे। मैंने वुल्फ ट्रायलॉजी का कोई हिस्सा नहीं देखा है। एडन ने वेड के चिंतित हाव भाव और विचार पर कोई टिप्पणी नहीं की। यह एक लोकप्रिय किशोर मताधिकार था, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। अब उन्हें देखना एक अच्छा समय लग रहा था। ऐसा सोचते हुए उन्होंने टीवी के रिमोट की खोज की और उसे स्ट्रीमिंग सेवाओं के विकल्प से जोड़ दिया। उन्होंने नेटफ्लिक्स को चुना और भेड़िया 3 के पहले भाग को चुना। जब मैं बॉक्स ऑफिस पर खराब होने के बारे में चिंतित हूँ तो आप क्या कर रहे हैं? वेड ने पूछा और एडन ने कंधे उचका दिए। अपने विरोधियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने भेड़िया 3 की कोई फिल्म कभी नहीं देखी। मैंने भी कभी नहीं किया, लेकिन चूंकि यह एक बड़ी हिट है, मुझे पूरा यकीन है कि इसमें काफी अच्छा प्लॉट है। मुझे समझ नहीं आता कि किशोरों को क्या पसंद है, लेकिन यह बहुत बुरा नहीं होगा। वेड बुदबुदाया और बिना कुछ कहे आइडेन ने 3 का पहला भाग बजाया और पूरी रात दोनों ने पूरी 3 देखी। हालांकि उन्हें यह पसंद आया या नहीं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना बेहतर था।
चैप्टर 100 जैसे जैसे ब्लैक सैंड्स और अन्य फिल्मों की रिलीज करीब आई, बहुत सारे आलोचकों का काम शुरू हो गया। उनका प्राथमिक काम पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की कोशिश करते हुए फिल्मों पर अपनी राय देना था। लेकिन कुछ ही आलोचक ऐसे थे। उनमें से बहुत से फिल्म स्टूडियो से पैसे लेते थे और कभी कभी अभिनेताओं से भी उनकी समीक्षा में उनकी प्रशंसा करने के लिए। यह छायादार था, लेकिन बहुत सारा पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका था। बस बात यह थी कि इनमें से बहुत से आलोचक समय के साथ अपनी विश्वसनीयता खो देंगे, विशेष रूप से दर्शक क्या आपको फिल्म पसंद है जैसी साइटों पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, और रॉटेन एप्पल्स और भी जहां लोग फिल्म की सार्वजनिक समीक्षा पोस्ट कर सकते हैं। उनमें से बहुत से तो आलोचकों को सुनने के बजाय मंचों पर जाकर लोगों की समीक्षाओं की जांच करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई अच्छा आलोचक नहीं था, अच्छे भी थे और वे अपनी निष्पक्ष राय के कारण बहुत लोकप्रिय थे और उनके प्रशंसकों का तांता लगा हुआ था। इनमें से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर @क्राइटिसाई के हैंडल से जाने वाले एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। हर महीने वो उन फिल्मों के बारे में एक लेख जारी करता था जो जल्द ही रिलीज होने वाली थी और सिनेमाघरों में क्या टक्कर होने की उम्मीद थी। वह बहुत लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने कलाकार की तुलना में कला पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। इस महीने उन्होंने अपनी वेबसाइट पर जो लेख जारी किया उसका शीर्षक था 2 अलग अलग फिल्में और एक संघर्ष जो कोई विजेता नहीं देख सकता। नमस्कार, हर महीने की तरह मैं उन फिल्मों पर एक नजर के साथ वापस आ गया हूं जो अगले महीने बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होंगी। इनमें से 2 अगले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी और यह हॉलीवुड में किसी की तुलना में बहुत अलग टकराव होने जा रहा है, क्योंकि इस बार दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने का मौका है। हर कोई जानता है कि बॉक्स ऑफिस की टक्कर बड़ी होती है। बॉक्स ऑफिस पर 2 बड़े स्टूडियो एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। बड़े निर्देशकों के नेतृत्व वाली और आश्चर्यजनक अभिनेताओं द्वारा समर्थित फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान पैदा करती हैं जिसमें नवाचार और अहंकार टकराते हैं। केवल एक फिल्म शीर्ष पर आती है। अफसोस की बात है कि इस महीने ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगले हफ्ते टकराने वाली फिल्में ब्लैक सैंड्स और द लास्ट वुल्फ हैं। ये दोनों मध्यम आकार के स्टूडियो हैं और इन फिल्मों के बारे में जो कुछ भी दिखाया गया है वे दर्शकों में कोई बड़ी उम्मीद पैदा करने में नाकाम रहे हैं। द लास्ट वुल्फ एक ट्री में चौथी फिल्म है जिसे पहली फिल्म के बाद कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन निर्माताओं ने परिणाम देखा। भयानक कहानी और एक महिला प्रधान के बावजूद, जिसे फिल्म अलौकिक घटनाओं में फंसी एक मासूम लड़की के रूप में दिखाने की भरसक कोशिश करती है, लेकिन असफल रही। बॉक्स ऑफिस रिटर्न बहुत बड़ा था। पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $400 मिलियन से अधिक की कमाई की, लेकिन अगली 2 फिल्मों ने इसकी लगभग आधी कमाई की। यह निर्माताओं के लिए कहानी को वही समाप्त करने का संकेत था, क्योंकि तीसरी फिल्म ने एक अच्छा अंत प्रदान किया था, लेकिन चौथी फिल्म अब रिलीज हो रही है और इस पर ग्रे बादल छाए हुए हैं, क्योंकि ट्री के अधिकांश मूल प्रशंसक पहले ही बड़े हो चुके हैं और उनके पास आगे बढ़ा। अब केवल समय ही बताएगा कि निर्माता बड़े हो गए हैं या नहीं, और ट्रेलर के अनुसार उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे संकेत हैं कि चौथी फिल्म कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश में एक बुरी कोशिश होने वाली है। कम से कम आलोचकों के दृष्टिकोण से फिल्म निश्चित रूप से कुछ ऐसी नहीं है जो सभी समय की शीर्ष 100 फिल्मों की सूची का हिस्सा बनने का लक्ष्य रखती है। चलिए दूसरी फिल्म की ओर बढ़ते हैं जो थोड़ी अधिक आशाजनक है, लेकिन एक ऐसी शैली में आती है जिसे केवल चुनिंदा लोग ही पसंद करते हैं, खासकर जब यह उनकी पहली फिल्म पर काम कर रहे टीवी निर्देशक की अध्यक्षता में हो। हालांकि सिनेमा आगे बढ़ गया है और टीवी के साथ अच्छी तरह से एकीकृत हो गया है, फिर भी टीवी और फिल्म निर्माण के बीच एक बड़ी रेखा है। ट्रेलर में हमने जो देखा उससे यह अच्छी सिनेमेटोग्राफी के साथ एक दिलचस्प कॉप बनाम माफिया थ्रिलर होने का दावा कर रहा है और रंग पैलेट दुनिया को बहुत ग्रे लुक देता है। यह फिल्म के लिए एक उम्मीद बनाता है, लेकिन कुछ ही निर्देशक इस तरह की फिल्में बना सकते हैं जो खलनायकों के आकर्षण के साथ साथ मुख्य किरदार के असभ्य रूप को दिखाते हैं। भले ही फिल्म खराब न हो, शैली कुछ ऐसी है जो इस तरह की फिल्मों की अधिकता के कारण लंबे समय से काम करना बंद कर चुकी है। सिर्फ शुद्ध बॉक्स ऑफिस नंबरों पर द लास्ट वुल्फ के जुनूनी प्रशंसकों के कारण ब्लैक सैंड्स को बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि पिछली 2 फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन ओपनिंग वीकेंड देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसकों से भरा हुआ था, तो गति निश्चित रूप से द लास्ट वुल्फ के साथ होगी। अब उन अन्य फिल्मों की ओर बढ़ते हैं जो महीने के अंत में रिलीज होंगी। दोनों एक ओट रिलीज के लिए नजर गड़ाए हुए हैं। आजकल बॉक्स ऑफिस पर कितनी फिल्में चल रही हैं, यह देखते हुए फिल्म के निर्माताओं की यह एक चतुर चाल है। इसे भी अच्छी मात्रा में पढ़ा जा रहा है, मुंडा चेहरे वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा और अपने आईपैड पर की गई टिप्पणियों पर मुस्कुराया। लोग लेख की प्रशंसा कर रहे थे और इस पर पढ़ने वालों की संख्या हर मिनट बढ़ रही थी। लेख को केवल 3 घंटों में 14 के बार पढ़ा गया। उसका नाम जॉन लॉन्गबॉटम था और वह ज्यादातर अपने सोशल मीडिया नाम @क्राइटिसाई के नाम से जाना जाता था। जब भी लोग फिल्मों पर उनके विचारों की सराहना करते तो उन्हें बहुत खुशी होती और उनकी मेहनत और फिल्मों के लिए प्यार के कारण वह हॉलीवुड में एक बहुत बड़े आलोचक बन गए थे। सर, हम यहाँ हैं, जैसा कि जॉन लेख पढ़ रहा था और अपने आप में मुस्कुरा रहा था। उसके ड्राइवर ने अचानक कार रोक दी और कहा,
मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। उसने सोचा। कार से बाहर निकलकर थिएटर के बाहर जमा हुए पपराजी की ओर हाथ हिलाया। वह यहाँ ब्लैक सैंड्स की एक स्क्रीनिंग में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन वह वास्तव में फिल्म से कुछ भी महान होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। कल ही वह द लास्ट वुल्फ के प्रीमियर पर था और फिल्म उसके लिए बहुत कठिन थी। अलौकिक शक्तियों के एक दूसरे से टकराने के बजाय फिल्म प्रेम त्रिकोण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी। बीच में यह लीड के बीच एक त्रिगुण दृश्य के साथ एक इरोटिका भी बन गया। इस वजह से उनकी उम्मीदें बहुत कम थी और उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म अच्छी होगी। सर, क्या आप फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं? आपको ट्रेलर कैसा लगा? जब वह थिएटर के अंदर चल रहे थे तो पत्रकारों में से एक ने पूछा और वह बस विनम्रता से मुस्कुराए। मैं फिल्म देखने के बाद जवाब दूंगा, इतना कहकर वह थिएटर के अंदर चला गया। अधिकांश प्रमुख प्रश्न फिल्म देखने के बाद पूछे जाते थे, इसलिए जॉन का पत्रकारों को ज्यादा समय देने का मन नहीं करता था। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां कई मशहूर लोग मौजूद हैं। ग्रेनाइट फिल्म्स ने बहुत सारे अभिनेताओं, निर्देशकों और अन्य प्रसिद्ध सेलेब्स को बुलाया था। एक कोने पर ब्लैक सैंड्स के कलाकार आपस में बात कर रहे थे। निदेशक जेवियर लैम्ब। उन्हें देखकर जॉन ने मन ही मन सोचा, आइए देखें कि आपने किस तरह की फिल्म बनाई है। तारांकन तारांकन तारांकन। 2 घंटे बाद जब ब्लैक सैंड्स का अंत हुआ तो स्क्रीन पर क्रेडिट लुढ़कने के कारण जॉन एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उनके आसपास भी लोग इसी तरह के रिएक्शन दे रहे थे और कई लोग तालियां भी बजा रहे थे। फिल्म वास्तव में उन्हें विस्मित करने में कामयाब रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना अच्छा होगा, जॉन ने अपने बारे में सोचा और उसका हैरान चेहरा धीरे धीरे मुस्कान में बदल गया क्योंकि उसने पूरी फिल्म को अपने दिमाग में संसाधित किया। पहली नजर में वह फिल्म में बहुत सारे कमजोर बिंदुओं को महसूस करने में सक्षम थे, खासकर मध्य भाग में जहां प्लॉट थोड़ा धीमा लगता है। उन हिस्सों में यह केवल अभिनेताओं का प्रदर्शन था जो फिल्म में दिलचस्पी रखने में सक्षम था। कुछ तकनीकी पहलू जैसे और भी कमजोर बिंदु थे और कैसे कुछ पात्र बहुत अनावश्यक लग रहे थे, लेकिन चरमोत्कर्ष ने फिल्म को एक बेहतरीन घड़ी बना दिया। एक समीक्षक के तौर पर जॉन ने हजारों फिल्में देखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उन्हें क्लाइमैक्स में ऐसा झटका दे पाई। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी, भले ही इसकी ओर इशारा किया गया हो। अंततः ब्लैक सैंड्स एक ऐसी फिल्म थी जिसने लंबे समय के बाद जॉन को एक चरित्र जैसा बना दिया। यह सचमुच बड़े आश्चर्य की बात है। काय का किरदार निभाने वाला लड़का कौन है? मुझे याद नहीं कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। उसने सोचा और खड़ा हो गया। उसकी आंखें फिल्म के कलाकारों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। अंत में उन्होंने रे हार्डी को हॉलीवुड वीकली और LA टाइम्स, दोनों बड़ी फिल्म पत्रिकाओं के कुछ पत्रकारों से बात करते देखा। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। ग्रेग, जॉन ने कहा, उन्हें कुछ सालों से जानने के बाद। जॉन, तुम भी यहाँ हो, आपको फिल्म कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा और आप एक अच्छी समीक्षा देने की योजना बना रहे हैं। रे ने मुड़कर और उसका सामना करते हुए कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया। कथानक ने वास्तव में मुझे मोहित कर लिया, लेकिन मैं वास्तव में किसी की तलाश कर रहा हूँ। पूछने से पहले उसने कहा, क्या आप उस अभिनेता को जानते हैं जिसने काय का किरदार निभाया था? हाँ, फिल्म देखने के बाद बहुत से लोग उनमें रुचि रखते हैं। रे ने हंसते हुए अपने चारों ओर देखा, इससे पहले कि उसकी आंखें किसी की पीठ पर रुक जाती। अरे आइडेन, यहाँ आओ। सूट पहने एक युवक उसकी ओर बढ़ा और रे ने उसकी पीठ थपथपाई। जॉन आपसे मिलना चाहता था, रे ने समझाया और एडन शांत रहे और एक आकर्षक मुस्कान दी। हेलो, मैं आइडेन सिल्वरी हूँ। जॉन एक सेकंड के लिए हैरान रह गया जब आइडेन ने अपना परिचय दिया, क्योंकि उसका माहौल और मुस्कान काय से बिल्कुल अलग थी, लेकिन यह स्वाभाविक ही था क्योंकि आइडेन एक अभिनेता थे। खुद की रचना करते हुए जॉन ने कहा, मेरा नाम जॉन लॉन्गबॉटम है और मैं एक फिल्म समीक्षक हूँ। काय ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं वास्तव में उन परियोजनाओं के बारे में जानना चाहता हूँ जो आपने अतीत में की हैं और आपकी परियोजनाएं जो अगले कुछ महीनों में जारी होने जा रही हैं। आपके पास उनमें से बहुत कुछ होना चाहिए। धन्यवाद, लेकिन ब्लैक सैंड्स के अलावा मैंने जो एकमात्र फिल्म की है वह शैडोज ऑफ वॉर है। मुझे वास्तव में यह पसंद आया। अब जब मुझे लगता है तुम परिचित लग रहे हो, इसके अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं है। यह सुनकर जॉन के भावों में दरार आ गई। क्या ये मेरी एकमात्र फिल्में हैं? भविष्य की परियोजनाओं के बारे में क्या? मैंने किसी अन्य को साइन नहीं किया है, लेकिन मैं जल्द ही कुछ के लिए ऑडिशन दूंगा। यह सुनकर जॉन को एहसास हुआ कि उसके सामने वाला लड़का किसी बड़ी एजेंसी का नया अभिनेता नहीं था जिसके पास पहले से ही एक करियर योजना है, लेकिन वह पूरी तरह से नौसिखिया है। आखिरी बार कब एक धोखेबाज ने मुझे चौंका दिया था? उसने सोचा। गपशप।